बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल के आज के सेशन में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करेंगे। एडवोकेट अली रज़ा नसीम गुजारिश है कि आएँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले 7 लेक्चर हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अमूमी तौर पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं या अमूमी तौर पे जो इस पे डिस्कशंस होती हैं वो बड़ी कह लें कि उसके ऊपर एक जनरल नेचर की और लॉ के डेप्थ गहराई में जाए बगैर, ये समझे बगैर कि इन जो कॉलम्स रिटर्न में हम फिल कर रहे हैं इनकी क्या अहमियत है, किस केस में हमने क्या वर्किंग करनी है, कौन सा लॉ अप्लाई करना है, किस केस के अंदर कौन सी एक्सेप्शंस हैं, एक्सक्लूजन्स हैं, चीज़ें, इनके ऊपर हमारा अमूमी तौर पे फोकस नहीं होता। जैसे कि लास्ट लेक्चर में सर ने सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बताया था और उसके ऊपर हमारी अमूमी प्रैक्टिस ये है कि हम फंड्स तो अपने जो है कैलकुलेट करते हैं रिटर्न्स के अंदर, लेकिन हम अपने लॉसेस को 113 के मिनिमम को आगे जो कैरी फॉरवर्ड है उसको, या कौन सा लॉस कब सेट ऑफ होना है, कौन सा किस हेड में होना है, कौन सा कैरी फॉरवर्ड होना है, किसने अपने हेड में होना है, इसके ऊपर हम लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल गुफ्तगू कर चुके हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो तमाम लॉ का ऐसा ओवरऑल आपका नॉलेज होना कि केस की प्रपोजिशन के अतबार से आपको इल्म हो कि हमने लॉ को अप्लाई कैसे करना है। इसी तसलसल को आज आगे बढ़ाते हुए इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर आज का लेक्चर इंशाल्लाह सर मंशा साहब से हम रहनुमाई लेंगे। और टैक्स क्रेडिट्स को ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से लॉफुल टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये आपके टैक्स लाइबिलिटी को जो आपने विद रिटर्न पे करनी है उसको रिड्यूस करेंगे। कौन कौन से आपके टैक्स क्रेडिट्स किस तरतीब में आपको अवेलेबल हैं, पहले कौन से अप्लाई होंगे, बाद में कौन से अप्लाई होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम सर मंशा सुखेरा साहब से जानेंगे। मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से आएँ और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर टैक्स क्रेडिट के मौजू पे हमें तफसीली रहनुमाई करें। बल्कि मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि हमें ये भी रहनुमाई करें कि टैक्स क्रेडिट्स होते क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो टैक्स क्रेडिट का है। तो पहले हमने एग्जम्पशंस इनकम और एग्जम्पशन को डिस्कस किया हुआ है। आज हम एग्जम्पशन, एक तो एग्जम्प्ट इनकम है, उसको हमने देखना है कि एग्जम्प्ट इनकम क्या है। फिर हमारे कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेस थे और कुछ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर थे, वो भी हमने डिस्कस किए हैं जब हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कर रहे थे। अंडर सैलरी कौन से अलाउंसेस, बेनिफिट वगैरह अलाउबल हैं, फिर इसी तरह प्रॉपर्टी में कौन से डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर जो अलाउंसेस हैं, इस तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते वक्त कौन से हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस या आपके डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर थे। इस तरह कैपिटल गेन में थे कौन से डिडक्टेबल आपके अलाउंसेस थे या एक्सपेंडिचर थे। इसी तरह हमारे अदर सोर्स ऑफ इनकम थे, वो हमने जो डिडक्टेबल अलाउंसेस, एक्सपेंडिचर और एग्जम्प्ट इनकम, 3 चीज़ें समझ लें। एग्जम्प्ट इनकम, डिडक्टेबल अलाउंसेस और डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, ये हमने उसी वक्त जब इनकम उस हेड की कैलकुलेट कर रहे थे या उसी हेड में, जैसे सैलरी है, सैलरी का सेक्शन हम देखें, सब सेक्शन वाला जो चार्जेबिलिटी वाला है वो पहले कहेगा सैलरी एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट सैलरी। तो इट मीन सैलरी में से एग्जम्प्ट वहीं एक्सक्लूड हो गई। तो इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जब वो चार्जेबिलिटी की बात करता है, रेलेवेंट सेक्शन जो 15 है, तो उसमें पहले ही कहता है एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम। इस तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस का पहला चार्जेबिलिटी का सेक्शन 18 पढ़ा है, तो उसने कहा एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम। इसी तरह आगे हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़ा तो वहाँ भी लिखा है एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट कैपिटल गेन। अदर सोर्स में भी हमने जब पढ़ा है वो सेक्शन रेलिवेंट, तो उसमें एग्जम्प्ट इनकम को पहले ही उसने एक्सक्लूड किया है चार्जेबिलिटी में से भी। जो चार्जेबल इनकम है, जो हेड उसने दिए कि इस हेड में ये इनकम चार्जेबल होंगी, तो उसमें से एग्जम्प्ट पहले निकाली है।
तो इट मीन एग्जाम्प्ट जो इनकम होगी वो उस टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से पहले चार्जेबल, ऐसे समझ लें, एक आपकी टोटल इनकम है, एक आपकी चार्जेबल इनकम है, एक टैक्सेबल इनकम है। तो अब हम देख लेते हैं उसके बाद ये इनकम की एक टैक्सेबल इनकम तक हमने आना है। तो पहले ग्रॉस इनकम क्या है या चार्जेबल इनकम क्या है। चार्जेबल कैलकुलेट करते वक्त हमने उसमें से एग्जाम्प्ट इनकम निकाल देनी है, और फिर उसमें हर हेड में जो डिडक्टेबल अलाउंसेज हैं उसके डायरेक्ट एसोसिएट वो लेस करने हैं, फिर उसके रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो लेस करने हैं, डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, फिर उस हेड की इनकम आएगी। इनकम आके वो चार्जेबल टू सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाली आ जाएगी। अब उस सारी को अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन हम टोटल करेंगे, तो वो जो टोटल होगी उसमें से फिर एक ये डिडक्टेबल अलाउंसेस था, ये 4 डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। जो चार्जेबिलिटी होगी हर हेड की उसमें से 4 हम लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आएगी। तो रिटर्न है, रिटर्न में आप जहाँ इनकम कंप्यूट होती है वहाँ है। अब हम रिटर्न में देखते हैं। ये हर हेड की अलग-अलग कंप्यूट हुई, इसमें से जो आपके एग्जाम्प्ट थी वो निकल गई, इसमें जो डिडक्टेबल अलाउंसेस थे वो निकल गए, डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर भी निकल गए, हर हेड की नेट आई। तो इससे पहले बेटा ये डिडक्टेबल अलाउंसेस यहाँ हम लिखेंगे, आगे कंप्यूटेशन में है ना टैक्स चार्जेबल, जहाँ हेड ऑफ इनकम आते हैं। नहीं ऊपर वाला हेड खोले ना, जहाँ सारे हेड इकट्ठे आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, ये वो यहाँ ये हर हेड की कैलकुलेशन जो है ये किस में है? हाँ कंप्यूटेशन में, वही मैं कंप्यूटेशन में आएगी। किधर है कंप्यूटेशन? अच्छा कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन में आप हर हेड आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सैलरी सारी आपने हर हेड में कैलकुलेट कर ली। वहाँ आपने ग्रास चार्ज की जो चार्जेबिलिटी अंडर दैट हेड, उसमें से एग्जाम्प्ट आपने लेस की, और अलाउंसेज जो डिडक्टेबल अलाउंसेज थे या डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर थे वो आपने लेस किए। लेस करके आपने यहाँ जो उसकी नेट आई टोटल इधर आ गई, जो फाइनल या फिक्स या एग्जाम्प्ट में थी वो उधर आ गई, उसके बाद आपकी नॉर्मल टैक्सेशन में वो आ गई। इस सारे हेड को आपने टोटल किया। फॉरेन इनकम और एग्रीकल्चर भी आपने देख ली, उसके बाद आप शेयर इन टैक्स भी कर लिया, और उसके बाद नीचे ये आपने टोटल इनकम यहाँ लिख ली। ठीक है जी, टोटल इसको हमने कहा कि टोटल इनकम है। टोटल इनकम में से हमने डिडक्टेबल अलाउंसेज अभी हम 4 जो आज जो डिस्कस करने थे वो इस टोटल में से, इट मीन टोटल क्या है? टोटल जो है वो सारों का टोटल है, जिसमें सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। पांचों हेड की जो अल्टीमेटली हम टोटल कैलकुलेशंस की हैं, वो कैलकुलेशन हमने की है कि ग्रॉस चार्जेबल उस हेड में कितनी थी, लेस ऑफ वो एग्जाम्प्ट इनकम, और एग्जाम्प्ट को आपने टोटल इस हेड में कर ली, एग्जाम्प्ट उसमें कर ली, टैक्सेबल वाला वो वाला पोर्शन है तो उसमें एग्जाम्प्ट इनकम लेस की, डिडक्टेबल अलाउंसेज और एक्सपेंडिचर की, तो इस चार्जेबिलिटी इस हेड में आ गई, और सारों हेडों को हमने टोटल कर लिया। उस टोटल में से फिर हमने आज डिडक्टेबल अलाउंसेज लेस करनी है, तो वो टैक्सेबल जो है आपकी इनकम आ जाएगी। अब इसको टैक्सेबल की अगर आपने डेफिनेशन देखनी है टोटल की, तो वो सेक्शन 9 और 10 है। 9 और 10 में आ जाए।
ये कंप्यूटेशन जो हुई है इसका नटशल कहाँ है वो हम वहाँ देख लेते हैं। 9 सेक्शन 9 10 ये जो कंप्यूटेशन है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 9 और 10 है। टैक्सेबल इनकम जो वहाँ जो लिखा हुआ है कि टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट हुई तो उसको इधर डिफाइन किया हुआ है। इसे टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर शैल बी टोटल इनकम अंडर क्लास 10 ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस बट नॉट बिलो जीरो बाय द टोटल ऑफ द डिडक्टेबल अलाउंसेस अंडर पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर। तो वहाँ भी हमने देखा टोटल में से लेस किया हुआ है डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो फिर वो ये टैक्सेबल इनकम आई है। तो टोटल इनकम क्या है, टोटल उसने कहा ये टोटल जो 10A में जो है उसने कहा वो है टोटल इनकम पर्सन ने शेयर सैम भी पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम, जितने ऑल हेड हैं वो आपकी टोटल इनकम है। और उसमें एग्जाम्प्ट ऐड कर दें तो ये टोटल है, एक ऑल हेड है प्लस एग्जाम्प्ट करें तो ये टोटल है। एग्जाम्प्ट इनकम सारी प्लस जो चार्जेबल अंडर डिफरेंट हेड करके उनका सम टोटल है। 5 हेड है, 5 का जो चार्जेबिलिटी का हेड निकाला है उसमें एग्जाम्प्ट ऐड करें तो टोटल इनकम बनती है। अब इस टोटल में से एग्जाम्प्ट आपकी निकल जाएगी तो उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस से लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम होगी। इट मीन टैक्सेबल इनकम क्या है, ये वाली चार्जेबल माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस। उसने ऊपर यही लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम क्लास 10 का ए कौन सा है, 5 हेड की जो टोटल बनेगी चार्जेबल बनेगी उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस से लेस कर दें तो आपकी टैक्सेबल बन जाएगी। उधर भी हमने यही देखा कि 5 हेडों का जो टोटल बना रहा है उसमें से वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस जब डिडक्टेबल जो 60 ये वाले अलाउंसेस हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस वो लेस करेगा तो नीचे टैक्सेबल इनकम आएगी। क्लियर जी। तो यहाँ ये टोटल है। बाकी हेड ऑफ इनकम इसके 11 को देखें तो यहाँ हेड ऑफ इनकम है नीचे ये वही 5 हेड के 5 सैलरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैपिटल गेन 5 हेड है। इनकी डिटर्मिनेशन कहाँ हुई, हर एक के अपने अपने सेक्शनों में। उसमें एक सेक्शन चार्जेबिलिटी का है, अगले सेक्शन डिडक्शन ऑफ वो एक्सपेंडिचर के हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस के हैं वो लेस किए तो वहाँ कैलकुलेट हो गए। तो इन 5 हेडों की जो चार्जेबल है उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करेंगे तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और इसके साथ ही हम सेक्शन 4 में अब देखते जाते हैं कि जो इसके बाद जब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो फिर उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स के बाद टैक्स क्रेडिट होगा, तो टैक्स क्रेडिट का पैटर्न क्या होगा, कैसे हम उसको क्लेम करेंगे, उसके लिए सेक्शन 4 है। पहले हम देखते जाते हैं फिर ऑनवर्ड चलेंगे। सेक्शन 4 में ये सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 है, इसमें पैटर्न ऑफ टैक्स क्रेडिट है। तो वो इसको हमने कैसे क्लेम करना है, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, कौन सा पहले करना है कौन सा बाद करना है। तो इसके लिए वेयर टैक्स पेयर इज अलाउड मोर देन 1 टैक्स क्रेडिट फॉर ए टैक्स ईयर द क्रेडिट शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, किस तरह आप टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम करना है, किस पैटर्न में होगा। सबसे पहले एनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर सेक्शन 103 में आपकी कोई फॉरेन इनकम है वहाँ आपने टैक्स दिया हुआ है तो यहाँ के मुताबिक आप कैलकुलेट करेंगे। रेजिडेंट अगर है तो उसका जितना उसने दिया उसका क्रेडिट मिल जाएगा प्रोपोर्शनेट उसके मुताबिक। सेक्शन 103 में सबसे पहले उसको करेंगे और देन उसके बाद जितने क्रेडिट टैक्स क्रेडिट है अंडर चैप्टर 4 जो है वो आपका 61 से लेके 65 तक चलेगा। वो आज हम उस खाने को देखेंगे, उसमें फिर वो करेंगे। उसके बाद एनी टैक्स अलाउड अंडर सेक्शन 147 और 168। 147 में आपका जो एडवांस टैक्स दिया है वो वाला, या 168 में जितने आपकी डिडक्शन हुई है विद होल्डिंग हुई है सारी, उसमें जो अमाउंट है फिर उसका क्रेडिट देते हैं। तो इस पैटर्न से आपके जो क्रेडिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप रिटर्न में वापस आ जाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। वापस बेटा उसी कंप्यूटेशन में नीचे आ जाए, नीचे ऊपर करें। ये देखिए टोटल इनकम आ गई।
ये उधर हमने डेफिनेशन में देखी है कि उन्हीं 5 हेडों का आपने टोटल करना है, उसमें से आप वो टोटल होगी, उसमें से आप लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। ये डिडक्टेबल अलाउंसेस आज हम देखेंगे। लेस करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो टैक्सेबल इनकम जो है, इस पे फिर हम टैक्स चार्जेबल जो है वो कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेट अप्लीकेबल। वो कंपनी पे अपने होंगे, एओपी के अपने होंगे, इंडिविजुअल सैलरी ना से ले होंगे, उन रेट के मुताबिक हम टैक्सेबल इनकम पे टैक्स चार्जेबल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसमें नॉर्मल टैक्स आ जाएगा। नॉर्मल के बाद फिर आपके फिक्स मिनिमम वो वाले टैक्स आ जाएंगे। फिर वर्कर वेलफेयर एडिशन टैक्स, ये टैक्स रिडक्शन और टैक्स क्रेडिट होंगे। ये टैक्स क्रेडिट है, आज हमने ये देखना है। टैक्स रिडक्शन जो है इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं कि टैक्स क्रेडिट से पहले थोड़ा सा हम एग्जम्पशन को देख लेते हैं। तो एग्जम्पशन जो है सेक्शन 41 से लेके 55 तक एग्जम्पशंस हैं। तो उसमें 53 इम्पॉर्टेंट है। इंडेक्स खोलेंगे, इंडेक्स में हम उसको डिटेल डिस्कस नहीं करते एग्जम्पशन को आज, वो किसी और टॉपिक पे करेंगे। तो क्योंकि वो पार्ट ऑफ जो जब हमने कंप्यूटेशन की हर एक का अपना अपना था। तो कुछ एग्जम्पशंस जो है, एग्जम्पशन मीन एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम, जो हमारी इनकम है, सैलरी इनकम है, उसमें से एग्जम्प्ट करना है। तो टैक्स क्रेडिट जो है, जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी उसमें से काम करना है। दोनों का डिफरेंट जनरल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज हम देख लेते हैं क्या है, लेकिन जनरल ये है कि जो एग्जम्प्ट इनकम है वो इनकम जब आपकी सैलरी या प्रॉपर्टी या आपकी बिजनेस या कैपिटल गेन या अदर सोर्स की इनकम है, उस इनकम में से कुछ इनकम लेस कर देनी कि ये एग्जम्प्ट है, ये टैक्सेबल है। इनकम के 2 पार्ट बनाने, एक बल्कि 3-4 बन सकते हैं। एक इनकम है, ये टोटल है, इसमें से इतनी फाइनल वाली है, इतनी एग्जम्प्ट वाली है, और इतनी नॉर्मल वाली है, इतनी मिनिमम वाली भी है, ये भी हो सकती है। तो एग्जम्प्ट वाली वो है जिसमें टैक्स नहीं लगना। तो टोटल इनकम में से जो एग्जम्प्ट है वो लेस करेंगे तो वो चार्जेबल में आती है आपकी। तो एग्जम्पशन जहाँ अगर हम देखें तो ये एग्जम्पशन के सेक्शन जो है 41 से एग्रीकल्चर है, डिप्लोमेट और UN एग्जम्पशन है, फॉरेन गवर्नमेंट एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, प्रेसिडेंट ऑन प्रॉफिट ऑन डेट कुछ एग्जम्पशन है, स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट पेमेंट एंड एग्रीमेंट टू लिव पार्ट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट की एग्जम्पशन है, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, फॉरेन सोर्स ऑफ रिटर्न एक्सपेट्रिएट है, ये ओमिटेड है। 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में करेंगे। नीचे है बस दो और सेक्शन है। 54 एग्जम्पशन है टैक्स प्रोविजन अदर लॉ, किसी और लॉ में है तो वो कैसे होना है, और लिमिट ऑफ एग्जम्पशन। तो ये 41 से लेके 55 तक जो है ये एग्जम्पशन है। तो कुछ तो स्टैच्यू में ही, ऑर्डिनेंस में ही एग्जम्पशन दी हुई हैं, कुछ शेड्यूल में। वो सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 और पार्ट 4 है। तो पार्ट उसमें जो 3 है वो उसमें भी कुछ क्रेडिट है, तो इसलिए वो क्रेडिट का है क्योंकि उसमें रिड्यूस लायबिलिटी का वर्ड है। जहाँ लायबिलिटी रिड्यूस करनी है वो समझे क्रेडिट है। तो वहाँ जो थर्ड पार्ट होगा तो हम इसमें 53 को पढ़ लेते हैं क्योंकि 53 में रेफरेंस सेकंड शेड्यूल का है और हर जो उसका सब पार्ट है उसका भी जिक्र है कि वो किस चीज़ को डील करता है। 153 नहीं, सिर्फ 53 इसी में था। अब उसमें सेकंड शेड्यूल में जो है वो 4 पार्ट हैं उसके। पहला पार्ट आपका एग्जम्पशन का है, एग्जम्प्ट ऑफ इनकम। तो वहाँ टर्म एंड कंडीशन गिवन है कि सैलरी या प्रॉपर्टी या बिजनेस या स्पेकुलेशन या कैपिटल गेन या आपकी अदर सोर्सेज किन सिचुएशन में किन कंडीशन को फुलफिल करे तो वो एग्जम्प्ट होगी और इनकम में वो शामिल नहीं होगी, लेस करके बाकी चार्जेबल होगी। तो वो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो है रिड्यूस रेट है कि आपके रेट अप्लीकेबल आपका सपोर्ट 10% है या स्लैब रेट है तो किसी इनकम पे दिया होगा कि इस पे ये नहीं है, इतना रिड्यूस है, या 5% 6% रिड्यूस करके रेट दिया। और जो पार्ट 3 है वो रिड्यूस लायबिलिटी है। जब टैक्स कैलकुलेट हो जाए ये है तो उसमें ये है कि ये इतना रिड्यूस करते हैं आप, तो जो रिड्यूस करेंगे वो क्रेडिट है। इसी तरह आखिरी है वो एग्जम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन कि कोई ये प्रोविजन ये वाले अप्लीकेबल ही नहीं है, वो नॉन अप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसमें पढ़ के पहले द इनकम और क्लासेस ऑफ इनकम और पर्सन और क्लासेस ऑफ इनकम स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल शैल बी। अब सबसे पहले इनकम है कि इनकम एग्जम्प्ट हो सकती है,
क्लासेस ऑफ इनकम, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इनकम, जैसे क्लास डिफाइन है आपकी, एक तो सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस क्लास है, या वो आपकी कैपिटल गेन है, या एक तो ये क्लास है, एक विद इन दैट इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास ऑफ पर्सन हो सकती है। तो क्लास ऑफ पर्सन ये है, इनकम वो है, इनकम कैटेगरी है, वो बिजनेस से आगे हो सकती है, काफ़ी सारी सब कैटेगरी है, स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग, इस तरह बिजनेस की आगे क्लास हो सकती है। तो इनकम की कैटेगरी या क्लास ऑफ, एक इनकम या क्लास ऑफ इनकम, वो एग्जेम्पशन हो सकती है उस शेड्यूल में, या पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, एनपीओ, ये वो क्लास ऑफ कंपनी, एक पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन, उसको एग्जेम्पशन दी जा सकती है। स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में जो लोग जो इनकम या पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन या इनकम या क्लास ऑफ जो वहाँ मेंशन है वो एग्जेम्प्ट है। नंबर वन क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर सब्जेक्ट टू द कंडीशन, एक है टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड देयर, पहली वो है जो उसमें कंडीशन है उसके मुताबिक है। सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर एट द रेट विच आर लेस देन द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एज आर स्पेसिफाइड देयर, ये रिडक्शन ऑफ रेट वाला, रिड्यूस, पहले वाला इनकम एग्जाम्प्ट है, दूसरा रिड्यूस रेट, तीसरा अलाउ ए रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। ये पार्ट 3 जो है वो कि आपकी लायबिलिटी रिड्यूस करेगा कि आपकी कंप्यूटेशन में इतनी लायबिलिटी आई है तो इस रेट से या इतनी उसको कम की जाए, वो टैक्स क्रेडिट समझ रहे हैं। इधर एग्जाम्प्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, ये है कि टोटली प्रोविजन ही अप्लीकेबल नहीं है, जितने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके विद होल्डिंग या अदरवाइज ये प्रोविजन इस पर अप्लीकेबल नहीं है। तो वो ओवरऑल ही सारा लॉ नहीं, एक वाकई चीज़ें लिमिटेड है, एग्जेम्प्ट इनकम है, रिड्यूस रेट है, रिड्यूस लायबिलिटी, एक ये है कि लॉ ही अप्लीकेबल नहीं है कि इन पर्सन पे, इन क्लासेस ऑफ पर्सन पे ये लॉ सारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये सारा या इसका कोई सेक्शन वो बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं, वो पार्ट 4 में स्पेसिफाई होगा। क्लियर जी। तो अब हम डिडक्टेबल अलाउंसेस में चलते हैं और उसके बाद टैक्स क्रेडिट को हम डिफाइन करेंगे, फिर टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल है उनको हम देखेंगे। तो टैक्सेबल इनकम के बाद सबसे पहले जो है ये 60 सेक्शन जो है ये डायरेक्ट डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। बाकी अलाउंसेस हमने हर हेड के रेलेवेंस से लेस किए थे, जो सैलरी वाले थे अलाउंसेस बेनिफिट जो थे उसमें से लेस किए थे, प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी में से, बिजनेस के बिजनेस में से, और जो आपका जो कैपिटल गेन वाले कैपिटल गेन में से, अदर सोर्स वाले अदर सोर्सेज, ये सारों की जब टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल टैक्स इनकम में से जो चार्जेबल इनकम होगी उसमें से ये डायरेक्ट डिडक्टेबल अलाउंसेस है, ये कॉमन है सारों में, सारे में से ये हमने लेस करने हैं। तो ये 4 कैटेगरी है इसमें, एक ज़कात है, अगली वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड है, और एक एजुकेशनल है। 3-4 नीचे नीचे है। रिटर्न में भी देख दे, इधर हम फिर इसको देख लेते हैं। रिटर्न में भी आप देख लें, पहले ज़कात है, फिर वर्कर वेलफेयर फंड है, फिर आपका एजुकेशनल है, फिर नंबर ये 2 ही है, तीसरा वर्कर वेलफेयर वाला इधर नहीं है। हाँ चलो अब हम इधर देख लेते हैं कि ज़कात किन कंडीशनों में आपने शो करनी है, कैसे करनी है। फिर हम अगला हेड देख लेंगे, चारों हेड देख लेते हैं, और फिर हम क्रेडिट की डेफिनेशन और उनके रेलेवेंट सेक्शन देखेंगे। ए पर्सन ज़कात के मतलब जो है, जो किन सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशन या इसका रेलेवेंट जो है, कब आप वहाँ डायरेक्ट डिडक्टेबल अलाउंसेस में लेस कर सकते हैं। इस ज़कात ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्शन डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी ज़कात पेड बाई ए पर्सन इन द टैक्स ईयर अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इसमें ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस उसको लगता हो, उसके मुताबिक आपने पे की हो। उसके बाद सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई टू एनी ज़कात टेकन इन टू अकाउंट अंडर सबसेक्शन 40 ऑफ सेक्शन 2। तो जो आपके प्रॉफिट एंड डेट में ही टैक्स काट लेते हैं तो वो वाला वहीं लेस हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ भी आप प्रॉफिट बैंक देता है तो उसी में से काट लेता है, तो वहाँ क्लेम हो जाएगी, तो फिर यहाँ नहीं क्लेम होगी। उसके बाद एनी अलाउंसेज आर पार्ट ऑफ द अलाउंसेज अंडर दिस सेक्शन फॉर द टैक्स ईयर दैट इज नॉट एबल टू डिडक्टेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द ईयर शैल नॉट बी रिफंडेड कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर और कैरी बैक टू द प्रोसीडिंग टैक्स ईयर। इट मीन्स अगर आपकी इनकम जो है, टैक्सेबल इनकम जो है वो कम है, इनकम जिसमें से इसको लेस करना है वो कम है, ये ज़्यादा है, तो आपका जो ज़कात आपने ज़्यादा दी, वो आपकी जो 5 हेडों में इनकम आई है वो टैक्सेबल चार्जेबल है, वो आपकी 1 लाख है, और ये क्रेडिट जो ज़कात दे दी आपने 2 लाख दे दी, तो अब 1 लाख ऊपर वाला ये ना तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले साल में एडजस्टमेंट के लिए, ना पिछले सालों में कैरी बैक
बैक हो सकता है कि पिछले सालों में मेरी टैक्सेबल थी उसमें मैं कर लूँ ना, इस साल फिर एक्सेस वाला ना ही रिफंड हो सकता है। आप कहें जी ये मेरा एक्सेस है क्रेडिट, तो इतना तो 1 लाख मेरा एक्सेस है वो मुझे वापस दे दिया जाए, ना वो रिफंड हो सकता है, ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ना कैरी बैक हो सकता है, ना पीछे किसी साल में जाके एडजस्ट हो सकता है, ना सब्सिक्वेंट में हो सकता है, ना ही इस साल के लिए उसको रिफंड किया जाता है। कुछ क्रेडिट होंगे जो कैरी फॉरवर्ड भी होंगे, वो भी हम देखेंगे अगले सालों में जो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए जहाँ लिखा होगा कि ना ये रिफंड हो सकता है, वो फिर ना रिफंड हो सकता है, ना फिर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ना कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ज़कात के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दे दिए कि ज़कात इफ़ एक्सेस देन द आपकी जो इनकम चार्जेबल है, जो टोटल इनकम है उसमें से जो चार्जेबल टैक्स हमने कंप्यूट की उससे जितनी ज़कात उसमें एडजस्ट हो सकेगी उतनी अलाउबल है, उससे अबाव जो होगी वो आपकी ज़ाया चली जाएगी, ना वो एडजस्टेबल होगी, ना कैरी फॉरवर्ड होगी, ना रिफंडेड होगी और ना ही कैरी बैक होगी। क्लियर जी। तो इसी तरह वर्कर वेलफेयर, ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डायरेक्टिव अलाउंसेस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय पर्सन इन द टैक्स ईयर अंडर द वर्कर, ये ऑर्डिनेंस 71 और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर फंड एनेक्टेड बाय द प्रोविंस आफ्टर 18 अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2010। तो 18 अमेंडमेंट के बाद क्योंकि ये वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड जो है ये सारा डोमेन हो गया उसका प्रोविंस का, तो आप प्रोविंस वाले हैं वही रिकवरी करेंगे, वही चार्ज करेंगे, इवन पिछले सालों का भी वही करेंगे। तो इसमें आपको उन्होंने दोनों अलाउ कर दिया। अगर आपको 79 वाला अप्लीकेबल है, आपकी फेडरल इंटिटी है तो 79 वाला पुराना 71 वाला अप्लीकेबल होगा। अगर आपकी प्रोविंशियल इंटिटी है तो प्रोविंस वाला लगेगा। तो दोनों ही आपके अलाउबल हैं प्रोवाइडेड आपने पे किए हो। प्रोविजन डाला है तो वो नहीं होगा, वो आप ऐड बैक करेंगे, जितना आपने पे किया होगा वो आपका अलाउबल होगा। क्लियर। Provided that this section shall not apply in respect of any amount of worker welfare fund paid to the provinces by the trans-provincial establishment। तो जो आपने प्रोविंस को दे दिया है, अगर ऊपर है कि प्रोविंस किया तो वो अलाउबल है। इंटर ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट वो होती है जो सारे प्रोविंसेस में, तो जहाँ सारे प्रोविंस पे को ऑर्गेनाइजेशन या इंटिटी चल रही है तो फेडरल का सब्जेक्ट होती है। ये आर्टिकल 151 है कॉमर्स क्लास। तो उसमें जो इंटर प्रोविंशियल ट्रेड हो, कॉमर्स हो, तो वो डोमेन किसका है? वो डोमेन फेडरेशन का है। तो वो अगर आपने प्रोविंस का दे दिया है तो वो आपको अलाउबल नहीं होगा। प्रोविंस वाली डोमेन का प्रोविंस को दिया है तो वो अलाउबल है, लेकिन फेडरल वाली डोमेन का अगर आपने प्रोविंस को दे दिया है तो वो अलाउबल नहीं होगा। तो इंटर ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट का अगर है वर्कर वेलफेयर, वो प्रोविंस को दिया है तो तब वो अलाउबल नहीं होगा। इस तरह वर्कर पार्टीज में वो भी उसी तरह है, डिडक्टेबल अलाउंसेस सेम ही सिचुएशन है दोनों में। आगे नीचे जी वही इंटर ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट वाला अलाउ नहीं है, दूसरा प्रोविंस का भी और फेडरेशन का दोनों अलाउबल है। उसके बाद डिडक्टिव अलाउंसेस फॉर एजुकेशन, every individual shall be entitled to deductible allowances in respect of tuition fee paid by the individual in a tax year provided that the taxable income is less than 1.5 million से कम हो आपकी टैक्सेबल इनकम, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्लेम कर सकते हैं। ये अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसकी टैक्स क्रेडिट आपको क्या अलाउंसेज या क्रेडिट किस अमाउंट का मिलना है, डायरेक्ट अलाउंसेज अपना कितने से इनकम कम करनी है, वो अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल डिडक्टिबल अलाउंस अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट एक्सीड लेसर ऑफ द, इनमें से जो आपका लोअर है वो आपने लेना है। ठीक है। तो वो पहले वाला 5% ऑफ द ट्यूशन इनकम पेड बाय द, पहले 5% कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम का 25 आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आप अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो 65,000 पर जितने भी आपके बच्चे पढ़ते हैं उनसे मल्टीप्लाई कराएंगे, इनमें से जो लेसर होगा उसको आप क्लेम कर सकते हैं, वो लेस होगा। नीचे में एनी अलाउंसेज आर अलाउंसेज अंडर द सेम फर्दर नॉट एबल टू डिडक्टेड फॉर द ईयर शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, वो उसी तरह कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अलाउंसेज अंडर दिस चेंज शैल बी अलाउड अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट, तो किसी भी पेरेंट जो मेकिंग द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस फर्निशिंग नेशनल टैक्स नंबर और नेम ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो अब पेरेंट में मियाँ बीवी जो किसी में से कोई भी क्लेम कर सकता है, लेकिन वो फर्निश कर देगा किस इंस्टीट्यूशन को दिया है या उसका इंस्टीट्यूशन। उसके अलाउंसेज अंडर सेक्शन शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द टैक्स डिडक्शन अंडर 149, ये इसको फिर 149 में जो डिडक्शन है वहाँ अगर आप क्लेम करते हैं कि मैंने ये दिया हुआ है, उसमें ये क्लेम नहीं हो। क्लियर। तो अब है टैक्स क्रेडिट।
तो टैक्स क्रेडिट जो जी अगर इनकी आप प्लेसिंग देखें तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जो आ जाती है उसके बाद इसको हम लेस करते हैं, और इसकी कंप्यूटेशन जो है यूजुअली हर सेक्शन में अपनी दी होगी। तो उसमें इस तरह है कि टैक्सेबल इनकम पे टोटल टैक्स का क्या रेट है, तो ये वाला कितना है, ये अमाउंट जो होगी उसके प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम उसकी डिडक्शन जो है उसके मुताबिक क्रेडिट ले लेते हैं कि टोटल टैक्सेबल में से टैक्स जो है कंप्यूट में से कितना हमने लेस करना है, उसकी कंप्यूटेशन बाद दफ़ा वो इनकम का कुछ पोर्शन होगा, बाद दफ़ा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन होगा, लेसर ऑफ द अमाउंट मेंशन होगी कि किस तरह हमने क्रेडिट देना है। बाद दफ़ा 100% क्रेडिट वाले भी हैं कि जितना आपको टैक्स चार्जेबल हुआ बेशक वो फाइनल है, नॉर्मल है, मिनिमम है, अल्टरनेटिव, कॉर्पोरेट है, सारे के सारा 100% क्रेडिट है, तो वहाँ 100% क्रेडिट लेना है। तो हर हेड को हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। ये आपका सेक्शन 61 से लेके ऑनवर्ड ये चलेगा, काफ़ी से 65 तक चलेंगे। तो 65 के अलावा जो ये चैप्टर आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का पार्ट आपका ये 10 अच्छा 10 चैप्टर है। तो उसके बाद पिछले वाला कौन सा था, 9 था। 9 आपका डिडक्टेबल अलाउंसेस का है, 10 पार्ट जो है आपका ये टैक्स क्रेडिट का है। इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस हैं, जैसे 88 सेक्शन है और इसी तरह 100C सेक्शन है, इसी तरह सेकंड शूट का पार्ट 3 है, तो ये क्रेडिट डील करेंगे। इस तरह 113 में जो टैक्स पे किया है उसका अगले साल में कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टमेंट है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैम्प्ट और टैक्स क्रेडिट में डिफरेंस क्या है। तो इसमें 3 केस लॉ हैं, उनको हम रिव्यू कर लेते हैं। वैसे तो सिंपल है कि जो एग्जैम्प्ट है, एग्जैम्प्ट रिलेट करता है इनकम से और वो इनकम में से लेस होता है, टोटल इनकम जो है उसमें से हम लेस करते हैं। और क्रेडिट है टैक्स का, जो टैक्स कैलकुलेट किया है उसको रिड्यूस करना है, उसने इनकम को रिड्यूस करना है और इसने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है। और प्लेसिंग में वो जब कंप्यूटेशन आप इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसने उस वक्त लेस होना है, इसने उस वक्त लेस नहीं होना, इसने जब टैक्स लाइबिलिटी जो आपने कैलकुलेट की उसमें से लेस होना है। तो ऊपर वाला जो इनकम्स हैं, इनकम 5 हेड हैं आपके, उनको कैलकुलेट करते वक्त 5 हेड में उसने रेलेवेंट इनकम जिसकी एग्जाम्पशन है उसमें से लेस होना है। तो इसने जो बाद दफ़ा उस रेलेवेंट इनकम में बाद दफ़ा वो पर्सन की इनकम एग्जाम्प्ट है, तो वो पर्सन की सारी इनकम ही किसी भी हेड में हो तो पर्सन की सारी एग्जाम्प्ट है, तो सारी इनकम में से सारी इनकम लेस होगी उसमें से। ये वाला क्रेडिट जो है ये जब आपकी टैक्सेबल इनकम होगी और उस पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी, उस टैक्स लाइबिलिटी को जब हम कम करेंगे तो वो कमी जो होगी वो टैक्स क्रेडिट होगा। ये समझ लें बेनिफिट है, एक रिलीफ है। ये टैक्स लाइबिलिटी में रिलीफ है, वो रिलीफ जो है या रिडक्शन कह लें, रिलीफ कह लें, बेनिफिट कह लें, डिस्काउंट कह लें, रिबेट कह लें, अलाउंसेस कह लें, कुछ भी कह लें, वो इनकम में से है और ये लाइबिलिटी में से। ये बेसिक डिफरेंस ये है। बाकी हम इसको देखते हैं केस लॉ में वहाँ क्या है। वैसे जजमेंट खोले मुझे, निशात डेयरी में जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट है जिसमें उसने नटशल ये कहा कि एग्जम्पशन एंड टैक्स क्रेडिट आर ये इसको हम देख लेना। उसने कहा 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक कॉइन है आपका, दो साइडें हैं, एक में एग्जाम्पशन है और एक टैक्स क्रेडिट है। तो हम उसको देख लेते हैं। किधर बेटा, नहीं इसमें 6 नहीं। सर इससे टैक्स कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है, सेम कॉइन तो नहीं हो सकता। कॉइन सेम कॉइन की 2 साइडें हैं, एक में एग्जाम्पशन रखी हुई है, एक सिक्का है, एक साइड पे एग्जाम्पशन है और एक साइड पे आपकी वो है। ये फर्क दोनों के हो सकते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट इज रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, लेकिन उनमें एट द एंड जो टोटल लाइबिलिटी है वो डिफर हो सकती है। मुझे एग्जाम्पशन देती है कंपटीशन में नहीं वो अलग थे। अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि दैट रिड्यूस द लाइबिलिटी। पर्पस ये है कि दोनों ये यही देखेंगे सेम साइड 2 साइड ऑफ द सेम काइंड, अल्टीमेट रिजल्ट इज रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी। वो ऊपर डाल के रिड्यूस कर देती है या नीचे से रिड्यूस कर देती है,
जितने आपकी एग्जाम्पशंस हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं या डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर्स हैं या रिबेट्स हैं ये या डिस्काउंट्स हैं या ये क्रेडिट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये बेनिफिट्स हैं और रिड्यूस करते हैं लाइबिलिटी को। वो आप इनकम में से लेस कर लें, सारी लेस कर लें या लाइबिलिटी निकाल के उसमें से लेस कर लें, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? रिडक्शन इन लाइबिलिटी। कि जो आप पे टैक्स चार्जेबिलिटी है या लाइबिलिटी बननी है उसको रिड्यूस करना है, वो आप इनकम में से ही लेस कर दें, टॉप में से ही लेस कर दें, तो आई ही नहीं है तो टैक्स नहीं लगा। तो डाल के टैक्स टोटल डाल के फिर लेस कर दें या फिर डाल के कैलकुलेट करके लाइबिलिटी फिर लेस कर दें, लाइबिलिटी रेलेवेंट लेस कर दें, तो अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि ये एग्जम्पशन और टैक्स क्रेडिट जो है एक ही कॉइन के टू साइड ऑफ द सेम कॉइन है और अल्टीमेट रिजल्ट इज रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी। प्लेसिंग डिफरेंस है, उसकी प्लेसिंग और है, इसकी प्लेसिंग कंप्यूटेशन में और है। तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जजमेंट में जो अगली 2 जजमेंट होंगी उसमें प्लेसिंग का डिफरेंशिएट भी दोनों को किया है, इसमें भी किया है। नटशेल ये है कि अल्टीमेट रिजल्ट करते हैं, लेकिन इसकी प्लेसिंग का डिफरेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये 9वां पैरा है। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लॉ posed before this court is important to understand if there is any difference between tax credit and tax generally and in the context of 150। यहाँ एग्जाम्पशन अप्लाई की थी, टैक्स क्रेडिट था तो उन्होंने कहा जी हमें विद होल्डिंग की एग्जाम्पशन दे दें, ठीक है, क्योंकि हमें टैक्स तो लगना नहीं, 100% टैक्स क्रेडिट है। तो यहाँ नीचे वालों ने रिजेक्ट कर दी तो उन्होंने रेट फाइल की, तो यहाँ फिर वो टैक्स क्रेडिट और उन्होंने कहा वो तो 159 तो एग्जाम्पशन की बात कर रहा है, ये टैक्स क्रेडिट है, ये उसमें फाल नहीं करता इसलिए हम नहीं करते। तो वहाँ फिर ये अलाउ हुई। उस कंटेक्स्ट में बात हुई कि ये एक ही चीज़ है, अल्टीमेटली उसने भी लाइबिलिटी जीरो करनी है, एग्जाम्पशन ने भी किया, तो एग्जाम्पशन आप क्यों ना दें भाई, बाद में उससे पैसे ले लें, फिर बाद में भी तो जीरो करना ही है ना, तो रिफंड देना है तो उस प्रोसेस में चलना, रिफंड के अपने एक प्रोसीजर है, उसके टैक्स पेयर की मनी को क्यों यूज़ करें और क्यों अडॉप्ट करें जब अल्टीमेटली एग्जाम्पशन देनी है, अल्टीमेटली उसको रिफंड करना है तो ले ही ना। तो इसलिए जैसे एग्जाम्पशन में आप देते हैं, आपकी एग्जाम्पशन एग्जाम्प्ट इनकम होगी तो उसमें आप आपका जो विद होल्डिंग एग्जाम्पशन देते हैं तो यहाँ भी दें। बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि जनरली सेक्शन ये वो अगर नीचे है मेरे, एक मिनट, डिक्शनरी मीनिंग ऊपर है, देखते ऊपर है, ये किसकी आपने हैं? अच्छा, it is important to understand there is difference between tax credit and exemption generally and in the case of one particular. According to International Directive Finance, tax credit means an amount of tax deemed to have been paid that may be offset against the tax liability or reclaimed by the taxpayer if they have no liability. Black Law Dictionary define it as a amount subtracted directly from the one's total tax liability. ऐसा टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से जो आपने सब्सट्रैक्शन करनी है, रिडक्शन करनी है, वो टैक्स क्रेडिट है। डॉलर फॉर डॉलर एज अपोज टू डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। फिर ग्रॉस इनकम में से नहीं है, टैक्स क्रेडिट टैक्स लाइबिलिटी में से करना है और इनकम एग्जाम्प्ट इनकम में से लेस करनी है। तो ये लाइबिलिटी का पोर्शन है जो लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है टैक्स क्रेडिट ने। क्रेडिट से मुराद बेनिफिट, टैक्स से मुराद टैक्स लाइबिलिटी, ऐसे समझे। टैक्स क्रेडिट मीन बेनिफिट या आपको फेवरेबल चीज़, और टैक्स में फ़ायदा, तो वो इनकम एग्जाम्प्ट इनकम में फ़ायदा, वो इनकम को रिड्यूस करना है, इसने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो इसलिए टैक्स क्रेडिट टैक्स बेनिफिट। तो उसके अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट टर्म टैक्स क्रेडिट मीन्स डायरेक्ट डॉलर फॉर डॉलर रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, जितनी टैक्स लाइबिलिटी आई उसमें से रिडक्शन करना है। तो इन द केस ऑफ टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेयर ओइंग रुपी 1000 टैक्स वुड 9000 इफ टुक बेनिफिट ऑफ 1000 टैक्स क्रेडिट। तो एग्जाम्पल भी दे दी इसलिए ये टैक्स क्रेडिट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मनी दैट टैक्स पेयर एबल टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द दैट ओ टू गवर्नमेंट अनलाइक डिडक्शन एग्जाम्पशन। डिडक्शन आप साथ डिडक्शन और एग्जाम्पशन की भी बात कर दी। अनलाइक डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ योर इनकम दैट इज टैक्सेबल, ठीक है, वो आपकी इनकम को रिड्यूस करती है।
that is taxable. Tax credit reduce the actual amount of tax. Over how much income is considered taxable depend on how much money a person household make, less any deduction exemption. Once the amount owed or based on taxable is determined, tax credit can be applied to reduce the actual percentage of that amount, and individual household must pay back. The primary difference between the tax and tax exemption is that tax credit reduces the amount of tax to be paid by the taxpayer, while the tax exemption reduces the amount of annual income that can be taxed. Hence, while tax credit reduces the payability of the tax due, tax exemption first reduces the quantum of total income and as a consequence reduces the payability of the tax due, both leading to the same result of reducing the tax liability of the tax. Therefore, tax credit and tax work on opposite side of the same equation. At the end of the day, both the incentive methodology reduce and exempt the tax liability of the taxpayer. Clear? नीचे ये बाकी आगे नीचे वो कॉइन वाला एंड पे बाकी स्कोप है 159 का, उसका नीचे ये 16 कंक्लूडिंग पैरा है. From the above, this is now clear that exemption and tax credit are two sides of the same coin. At least when it comes to section both these taxation tools reduces the tax liability of the facility to relieve the taxpayer from the burden of paying advance tax, withholding when at the end of the year the taxpayer is not like to pay to that extent. Clear जी? आगे आ जाएंगे. 159 का रेफरेंस स्पेशली उन्होंने हाँ, दिया कि उसके बाद अगला केस करना. इसी को ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी सेम थिंग नहीं है, उसकी प्लेसिंग अपनी अपनी जगह पे. ठीक है जी. उसने कहा अगर टैक्स ले लिया है तो वापस करें, वापस 2 महीने में करें. ठीक है जी. तो ये सुपरसीड हो गया फिर ये जजमेंट हैं? ये जजमेंट सुपरसीड हो गई हाँ सुप्रीम कोर्ट से. उन्होंने ये डिफरेंस उसी तरह सारी चीज़ें मान ली. उन्होंने कहा प्लेसिंग का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. वो हाँ वो उसका आंसर इसमें है. ये उसी को रिप्रोड्यूस किया हुआ है. जी. ये यहाँ से पैरा 8 जो है इम्पॉर्टेंट है. We begin by noting that consider the nature of tax credit on the one hand and exemption on the other need to carry out conceptually on the plain principle. ये as well known passage from the stood the test of time Lord from ये इम्पॉर्टेंट है कि लॉ में स्टैचू में कितने स्टेजेस होते हैं और ये किस स्टेज पे फॉल करता है. तो अल्टीमेटली हमने भी देखा है कि आखिरी स्टेज पे फॉल करता है. तो यहाँ उन्होंने स्टेजेस दे दी. नाउ देर आर 3 स्टेजेस इन द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स. देर इज द डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी दैट इज पार्ट ऑफ द टू विच डिटरमिन व्हाट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी आर लायबल. तो ये चार्जेबिलिटी होती है. जैसे हमने कहा कौन लोग चार्ज हैं, व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सब्जेक्ट मैटर या प्रॉपर्टी चार्जेबल. तो नेक्स्ट देयर इज असेसमेंट लायबिलिटी. दूसरा काम होता है असेसमेंट करना. Assessment of liability does not depend on there is assessment liability does not depend on liability fix हो जाती है, assessment बाद में होती है. because the X has already been fixed but assessment particularize exact sum which a person liable. वो determination करता है या measure करता है कि आपकी tax liability क्या है. पहला पार्ट आपका chargeability है, दूसरा आपका assessment है, तीसरा आपका collectivity या आपकी recovery है. Last come method of recovery if the person tax does not voluntary pay. तो उसने कहा ये आखिरी जो पेएबिलिटी है इसका पैटर्न जो है ये टैक्स क्रेडिट से है, चार्जेबिलिटी में एग्जम्पशन वाला. ठीक है. फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन बिफोर अस 3 स्टेज मे बी ट्रीटेड एज फॉलो. लेविएबल डिक्लेरेशन ऑफ पेएबिलिटी, दूसरे को उसने कहा पेएबिलिटी. पहला लेविएबिलिटी जो आपकी लायबिलिटी फिक्स होनी है, चार्जेबिलिटी दूसरा पेएबल असेसमेंट, तीसरा इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट एग्जम्पशन. अब यहाँ के एग्जम्पशन कहाँ है और टैक्स क्रेडिट कहाँ होता है. इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट एग्जम्पशन इंसर्ट इटसेल्फ बिटवीन द फर्स्ट 2 स्टेजेस, असेसमेंट में और लेविएबल में. चार्जेबिलिटी जब हम डर रहे हैं तो वहाँ इसको लेस करना है, तो या असेसमेंट करनी है तो वहाँ इसको लेस करना है. जब असेसमेंट में टैक्स एबल इनकम असेस करनी है
तो वहाँ दो स्टेज जो असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम है या आपकी चार्जेबल ऑफ इनकम है, तो उस स्टेज लेविएबल में ये इस पे लेवी नहीं है या सेसेबल नहीं है, इसमें से उनके एग्जाम्पशन यहाँ फॉल करती है। जब टैक्सेबल इनकम से पहले पहले स्टेज जो है लेविएबल या आपकी असेसिबिलिटी वहाँ फॉल करती है उस स्टेज में। बिटवीन व्हाट इज लेविएबल एंड व्हाट इज पेएबल इन आवर ओपिनियन टैक्स क्रेडिट इंसर्ट इटसेल्फ बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड स्टेज। तो ये जो टैक्स क्रेडिट है वो कहता है पहले लेविएबल में से लेस नहीं होता, वहाँ लेवी है, चार्जेबिलिटी है, इस पर चार्जेबिलिटी के बाद असेसमेंट और रिकवर जो टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं और उस पर टैक्स लाइबिलिटी करते हैं। जब टैक्स लाइबिलिटी आती है तो फिर क्रेडिट इंसर्ट होता है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट, अब उसकी बारी आई है तो वहाँ इसने इंसर्ट होना है जो कलेक्टेबिलिटी की बात, कलेक्टेबिलिटी से पहले असेस हो गई टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल लाइबिलिटी असेस हो गई, लेकिन उसमें से रिडक्शन होना है, फॉर द रिकवरी उसकी नहीं होगी, फिर असेसमेंट हो जाएगी कि इतनी टैक्स लाइबिलिटी है। अब रिकवरी सारी नहीं हो सकती, रिकवरी में कुछ रिडक्शन हो गया, नेट रिकवरी होनी। तो उसने कहा इसका स्टेज जो है रिकवरी और असेसिबिलिटी और रिकवरी के दरमियान है, पहले वाले पोर्शन में नहीं है। Say between what is payable and what is recoverable, it perhaps of this reason that Lahore High Court observed that the assumption and tax credit are two sides of the same coin, the coin being the stage of assessment and what is payable. With respect, we are unable to agree. In our opinion, there is a conceptual difference between the two, and it is all the more pronounced in the case of income tax. If there is an exemption in field, then second stage may not be reached at all. ठीक है जी, उसने कहा एग्जाम्पशन है तो वो एक चीज़ नहीं, एग्जाम्पशन और चीज़ है। तो ये एग्जाम्पशन नहीं है, चार्जेबिलिटी है, चार्जेबिलिटी के बाद आपको रिडक्शन दी है। If there is an exemption in the field, then second stage may not be reached at all. The tax may not be payable. If the exemption is whole, of course it may be reduced partially if that is nature of the exemption. On the one hand, in case of a tax credit, the second stage must necessarily always be reached, and that too in full. It is only when that credit manifests by interposing between what is payable and assessment and what is recoverable. This interposition may be complete if the tax rate 100% or partial. Thus, the second stage of assessment payable cannot be coin of within an exemption on the one hand and tax rate on the other are two sides. Put बेटा ऊपर ही था it put differently, in a fiscal statute there may always be first stage that can be affected by neither any exemption nor any tax. तो जैसे कहते हैं एग्जाम्पशन प्री स्पोर्ट चार्जेबिलिटी, तो चार्जेबिलिटी सारे पे होती है, एग्जाम्पशन बाद में होती है। पहला स्टेज है तो बात ये इफेक्ट नहीं करती। एंड एग्जाम्पशन ऑपरेट ऑन and in relation to second stage, that stage may not be reached at all. Only partial tax credit does not bear on the second stage. Once the stage is reached the cross, then the tax credit manifests, thereby blocking or put to exemption may eliminate the need for an assessment altogether. A tax credit, on the other hand, has no bearing on the assessment. It comes into operation after assessment, and when the question of recovery arises, in our opinion, this is the basic conceptual difference. It also has a certain consequence on the income teller to which now turn. तो अल्टीमेटली तो वैसे स्टोरी है सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली वो उसने भी लाइबिलिटी रिड्यूस करनी है। स्टेज डिफरेंट है, वो शुरू में ही जैसे मैंने बताया कि वो आपकी इनकम में से टोटल इनकम में से उसने लेस हो जाना है, तो आना ही नहीं, पार्ट ही नहीं बनना। तो ये लाइबिलिटी कंसेशन दिया है, बेशक आपको एग्जम्पशन की सिचुएशन में दे दें, अलाउंसेस की सिचुएशन में दे दें, डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर में दे दें, या आपको टैक्स लाइबिलिटी में से दे दें। बेसिकली ये बेनिफिट रिलीफ है जो कि इसको टैक्स लाइबिलिटी में दिया हुआ है, स्टेज जो असेसमेंट या रिकवरी वाले पे। अल्टीमेटली दोनों का क्या फर्क पड़ता है? वो बात तो कान घुमाने से ही है। उसने कहा एग्जम्पशन ना, वो विद होल्डिंग की एग्जम्पशन ना दे, ये बात होगी। उन्होंने बाद में इंसर्ट कर दिया 159 में कि दें इसको भी, लामेंट कर दिया दोनों जजमेंट, फिर होते फिर टैक्स अमेंड हो गया ना। अब टैक्स क्रेडिट वाली भी को भी उन्होंने ऐड कर दी, वो ले सकता है। वहाँ 159 में पहले एग्जम्पशन था ना, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन वो जो वर्डिंग थी उसके मुताबिक होगी ना कि भाई नहीं इसमें टैक्स क्रेडिट को हम एग्जम्पशन में शामिल नहीं कर सकते।
तो बाद में क्रेडिट को भी वहाँ शामिल कर दिया गया, उसको बदल दिया ना। ला ने वैसे तो एक चीज़ ही थी, बस वो घुमाओ था कि नहीं नहीं टैक्स क्रेडिट निकालने वाले को नहीं देना। अच्छा, इसी जजमेंट में आगे एंड है एग्जम्पशन ग्रांटेड, ये टू काइंड एग्जम्पशन होगी कि इनकम में से है, एक्सक्लूड में से, ये नीचे है। अल्टीमेटली आखिरी टोटल इनको वही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, रिप्रोड्यूस करते हुए ये अब 13वें पैरे में हम आते हैं। अब उन्होंने कहीं पैसे लेके वापस करने, तो वो क्या करे? Assumption are various, it is not appropriate to begin consider relevant provisions that term used in the sense decided in the end course of what in नीचे आए बेटा हो सकता है लास्ट सेकंड लास्ट पैरा कौन सा है? ये वाला ड्यूरिंग द कोर्स, ये सेकंड लास्ट हाँ जी 17 और 18 जहाँ उन्होंने बात की कि भाई पैसे लेके रिफंड क्या करेंगे, तो फिर उसका इसका मतलब है एग्जम्पशन नहीं थे, पैसे भी इसको 100% क्रेडिट मिलना है तो पैसे लिए जाएं। तो इस पे फिर उन्होंने कहा कि क्या उसका होना चाहिए। Learned counsel for the HM country also submitted that over the year huge sum of money running into the several crore of rupees has accumulated in favor of his appellant with a dependent on account of collection of advance tax under section 148. The whole of this was liable to be refunded because 100% credit, but the same had not been done, with which put a huge and entirely unjustified strain on the finances of the appellant. उनके फिर पैसे भी ले जो तो एग्जम्पशन देने दे टैक्स क्रेडिट 100% का की फायदा है? तो पैसे तो सारे सारा वर्किंग कैपिटल या अदरवाइज लिक्विडिटी तो सारी इफेक्ट होगी बिजनेस की, तो इस एग्जम्पशन का या क्रेडिट का क्या फ़ायदा? पहले पैसे लें, एक हाथ से लें, दूसरे हाथ से दें, तो इसका क्या फ़ायदा? अनजस्टिफाइड होगा। तो उसने ये बात की थी, डिपार्टमेंट डिड नॉट सीरियसली contest that the appellant was entitled to refund for all of the sum collected under section 140 but submitted that same had to be done in accordance with the procedure laid down in the order। उन्होंने कहा ये ऐसी प्रोसीजर मुताबिक रिफंड देंगे, लैके इस्तेमाल की जाएंगे। To this, learned counsel of the appellant responded that this instruction were that the refund claim had been properly filed but were simply not being processed। उनका फाइल भी किया फिर भी नहीं देते। उनकी द फॉरगोइंग एस्पेक्ट ऑफ द मैटर हैज इंडीड काज ए ग्रेव कंसर्न। जज साहब ने क्या भी वाकई गल तो सही है। द लीगल पोजीशन मे बी वट इट इज़ एंड एज डिस्क्राइब। उनके लीगल पोजीशन जो तो मैं कही वही है, उसी तरह ही है, लेकिन इनू भी डिस्कस कर लेने। बट वन कॉन्सिक्वेंस इज दैट द स्टेट डज नॉट सीम टू हैव gather and accumulated sum to which it is at least before us is not entitled। उनके स्टेट इस तरह पैसे लैके रख नहीं सकती, तो फिर अगर है एग्जम्पशन नहीं देनी फिर उसके पैसे भी नाल उसी तरह देने चाहिए ना। तो इन अदर वर्ड इट हैज़ बिन इनरिच्ड, इसको कहते हैं अनरिच्ड इन्वेस्टमेंट, कि किसी प्रॉपर्टी से कब्जा कर लो तो पैसे भी वो जो प्रॉफिट आए वो भी खाधी जाओ तो उन्होंने देवो नहीं, तो वो अनजस्ट इनरिचमेंट है। इन इवन इफ टेम्परली एन अनफेयर मैनर एट द एक्सपेंस ऑफ द टैक्स पेयर, भी टैक्स पेयर के पैसे इस्तेमाल की जाओ, इन्वेस्ट करो तो रिटर्न भी कमाई जाओ तुम, जो कि उन्होंने 100% करा। दिस इज नॉट वी मे क्लैरिफाई रेफरेंस टू वेल नोन डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, ये डॉक्ट्राइन है और which strictly speaking may not be applicable here। We are reminded here of what was paid by this court in Fees Liability Limited, ये केस ला। The fact there was that taxpayer had made a payment of tax which it was not obliged to on account of any exemption। कोई एग्जाम्पशन की वजह से हो आपने पैसे या रॉन्गफुली या मिस्टेक से गवर्नमेंट को दे दें, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो सारे उसको वापस करे। वो अगर रिटेन करेगी, उससे प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उसको अनजस्ट इनरिचमेंट या सिविल लॉ में कहते हैं एडवर्स पोजीशन, तो उसमें उसको प्रॉफिट का भी मिसनिया प्रॉफिट वो कहते हैं कि उसका एडवर्स पोजीशन करके उसे जो कमाई की गई है वो भी इलीगल है और एडवर्स पोजीशन भी है, तो यहाँ उसको अनजस्ट इनरिचमेंट कहते हैं। After considering number of round bars rejected the bar limitation, after considering the case it was entirely hold। ये बेसिकली हुआ था कि वो वापस अच्छा टू कंटिन्यू टेंशन ऑफ आखिरी देख लें यहाँ फिर ऑफ द कोर्ट रिमांडेड द मैटर। उन्होंने कहा 2 माह के अंदर हाउएवर it seems to the following the deduction interfact taxpayer already concluded if the taxpayer have filed its return on the due date no amendment otherwise proceeding launch pending return to fulfilled in full 30 days।
30 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने कहा जी उसको रिफंड कर दें उनको, ठीक है। उन्होंने रिटर्न फाइल की है, क्लेम किया है। तो ये बेसिकली आगे जी, ये आज इसी को देख लेते हैं, आगे अगली भी जजमेंट एक देख लेते हैं। ठीक है। अगली ये 3-4 ही जजमेंट है, ज़्यादा नहीं इस हैं। ये भी जो बैलेंसिंग BMR जिसको कहते हैं उसके क्रेडिट थे, वहाँ फिर उन्होंने डिफाइन भी किया है इसको। तो ये क्या है, इसमें भी वही उसी तरह वो डिफाइन डेफिनेशन ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये वही डिफाइन एन अमाउंट सब्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द, वही जो हमने डेफिनेशन पी D और DA जो थे, जी हाँ, वो उनके रेफरेंस है ये सारी ना। तो ये 4 जजमेंट है। तो क्रक्स बता दें एक दफा, इन जजमेंट्स का क्या उन्होंने डिफाइन क्या किया? डिफाइन ये किया कि ये जो टैक्स क्रेडिट है ये एक बेनिफिट या रिलीफ है इन द टैक्स लायबिलिटी, और एग्जम्पशन जो है वो इनकम के में रिलीफ है, वो इनकम की सब्सट्रैक्शन या रिडक्शन है। और ये वाला जो है ये रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी है। ऐसे टैक्स क्रेडिट जो है टैक्स में क्रेडिट है, टैक्स में रिडक्शन है, सब्सट्रैक्शन है, टैक्स में रिलीफ है, टैक्स लायबिलिटी में रिलीफ है, या टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन है, सब्सट्रैक्शन है, या उसको रिड्यूस करना है, या उसमें डिस्काउंट है, रिबेट है, कुछ कह लें, उसमें रिलीफ है। और एग्जैम्प्ट जो है वो इनकम में रिलीफ है, जो आपकी इनकम हुई है उसमें से कम करना है, उस करके बाकी पे टैक्स चार्ज करना है, असेसमेंट करना है। प्लेसिंग डिफरेंट है और अल्टीमेटली रिजल्ट दोनों का ही है। वो उसको वो प्रोसेस जो है वो एग्जम्पशन वाला वो आपका चार्जेबिलिटी या असेसमेंट में है। तो ये वाला जो कलेक्टेबिलिटी में, रिकवरी में, जब आपको रिकवर करना है तो रिकवर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी असेस हुई है उसमें से ये लेस करना है, लेस करके बाकी आपने देना। ये क्रक्स ये समझे। और वैसे ये टैक्स क्रेडिट और एग्जम्पशन जो है बेसिकली ये रिलीफ ही है। अगर आप रिलीफ को देखें तो कौन कौन से रिलीफ या एग्जम्पशन या टैक्स फिस्कल इंसेंटिव या बेनिफिट हैं, एक तो सबसे पहले एग्जम्पशन वाला होता है। तो वैसे अगर लॉ को देखें तो इन जजमेंटों को देखें तो 53 में हमने पढ़ा है तो सारी एग्जम्पशन है, इसको भी एग्जम्पशन कहा गया। 53 हमने पढ़ा है तो उसमें क्या क्या है, नंबर 1 पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में क्या है, इनकम्स या क्लासेस ऑफ इनकम या क्लासेस ऑफ इनकम, पर्सन या क्लासेस ऑफ इनकम, वो पार्ट 1 में आप सेकेंड रूल वो वहाँ है, उसको भी उन्होंने एग्जम्पशन कहा है। दूसरे पार्ट में है रिडक्शन ऑफ रेट, तो वो भी एग्जम्पशन में। तीसरे में क्या है, रिड्यूस लायबिलिटी, उसको भी लेवल क्या दिया है लॉ ने, उसी का एग्जम्पशन का। तो आखिरी क्या है कि जो पूरे लॉ ही अप्लीकेबल नहीं या कोई सेक्शन अप्लीकेबल नहीं, स्पेसिफिक प्रोविजन एग्जम्पशन की है तो उसको भी एग्जम्पशन किया गया। तो क्रेडिट जो है या अलाउंसेस जो हैं या एग्जम्पशन जो हैं या बेनिफिट जो हैं या इंसेंटिव्स हैं वो इन टर्म ऑफ इनकम में एग्जम्पशन हो, रिडक्शन हो, एक्सपेंडिचर को ज़्यादा कर दिया जाए या अलाउबल को एक्सपेंडिचर कर दिया जाए, या डेप्रिसिएशन अलाउंसेस या और कोई बेनिफिट दिया जाए, या टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन हो, उसके नाम कल्चर कुछ भी कह दें, तो अल्टीमेटली वो फिस्कल इंसेंटिव्स ही हैं, वो एग्जम्पशन का ही पार्ट है। 53 में जब सारों को ही उसने कवर कर दिया तो इसको टैक्स क्रेडिट कह लें या कुछ कह लें, लेकिन पार्ट वो उसी का ही बनते हैं। तो वहाँ अगर हम देखेंगे जिस तरह बहबूद है वो रिड्यूस लायबिलिटी में आता है तो उसका भी उसी तरह वर्क कैलकुलेट होती है, क्योंकि लॉ ने अलग-अलग दे दी है अल्टीमेट रिजल्ट इसका। एग्जम्पशन वाला इनकम में से लेस होकर कम चार्जेबल में, असेसिबिलिटी में या चार्जेबिलिटी में आ जाएगी। ये वाला जो जब टैक्स लायबिलिटी चार्जेबल तो हो जाएगी, चार्जेबल के बाद लायबिलिटी भी निकल आएगी, जब लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी तो उस लायबिलिटी को फिर रिड्यूस कर दिया जाएगा टैक्स क्रेडिट से। तीसरा ऑनवर्ड जो है आपके लायबिलिटी जो नेट है वो कैलकुलेट हो। अब हम देख लेते हैं कि टैक्स क्रेडिट कौन कौन से जो है आपके अलाउबल है। तो इसमें आपका 10th पार्ट जो है पार्ट 3 का, इसमें 61 है और 61 से 65 तक इनको हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम 88 जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है फ्रॉम द फर्म उसमें भी क्रेडिट मिलता है, उसको एवरेजिंग कहते हैं हम। तो फॉर द पर्पज रेट पर्पज़ के लिए वो ऐड होता है। फिर इसी तरह 100C जो है एनपीओ जो है उनको जितना भी उनका जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो उन पे भी जो टैक्स इनकम टैक्स हो, फाइनल टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो या मिनिमम टैक्स हो, उनको एग्जम्पशन है, वो हम देख लेंगे। इस तरह पार्ट 2 का 3rd शेड्यूल में जो है वो रिड्यूस लायबिलिटी वाले वो देख लेंगे, तो वो भी आपके टैक्स क्रेडिट होंगे। तो सबसे पहले हम चैरिटेबल
जो डोनेशन है इसमें हमारी 100C वाली भी हैं, वहाँ 100C को एग्जम्पशन है, टैक्स क्रेडिट है। यहाँ उनको देंगे तो वो जो अमाउंट देंगे उस पर हमें क्रेडिट मिलेगा। 100C में क्या है, एनपीओ की अपनी इनकम या सब्सक्रिप्शन जो उसको पैसे आए हैं उसका 100, उस पर जो टैक्स लगेगा वो 100% क्रेडिट है। पहले एग्जम्पशन होती थी, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू टैक्स क्रेडिट, तो वो उनको एग्जम्पशन है। यहाँ हमने अगर किसी ने डोनेशन उसको दी है, चैरिटेबल डोनेशन उस एनपीओ को या और एंटिटीज़ को, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। जितना उसने दिया है उसका सारा या उसकी को रेशो या परसेंटेज, तो उसकी आपके जो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा टैक्स लाइबिलिटी में से या अदरवाइज रिडक्शन में से। A person shall be entitled to a tax credit in respect of any sum paid or any property given by person in the tax year as a donation, voluntary contribution of subscription। तो आपने कोई अमाउंट दी है, अब अमाउंट के रिलेशन से आपको क्रेडिट मिलेगा। हो सकता है वो टैक्स लाइबिलिटी में से अमाउंट की अमाउंट ही रिड्यूस कर दे, या अमाउंट का कोई परसेंटेज कह दे, या कोई लेसर अमाउंट कह दे, तो जो हर एक में टैक्स क्रेडिट की अमाउंट होगी वो लेस होगी। बाद दफ़ा वही अमाउंट होगी, बाद दफ़ा टैक्सेबल इनकम का कुछ पोर्शन होगा, बाद दफ़ा उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज कह दिया जाएगा, बाद दफ़ा कह दिया जाएगा इनमें से जो लोअर है या फार्मूला वो जो अमाउंट होगी जो कैलकुलेट होगी वो आपने टैक्स लाइबिलिटी में से रिड्यूस कर देना। क्लियर? तो अब हम इसमें देख लेते हैं टैक्स। इसमें आप डोनेशन दी हो, कंट्रीब्यूशन दी हो, या आपने सब्सक्रिप्शन दी, किसको एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर द फेडरल ऑफ प्रोविंशियल लॉ, इसको आपने दी हो। दूसरा आपने दी हो एनी एजुकेशनल हॉस्पिटल रिलीफ फंड एस्टैब्लिश्ड रन इन पाकिस्तान बाय फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये इस रन करती हो। उसके बाद एनी नॉन प्रॉफिट, ये एनपीओ वाली है, एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर 100C वाला, तो 100C वाली जो अप्रूव्ड है एनपीओ 236 वाली, तो उसके तहत उसको आपने डोनेशन दी है तो वो अमाउंट जो है वो उस पर क्रेडिट मिल जाएगा। इस तरह इंटिटी ऑर्गेनाइज फंड 13 शेड्यूल में डिफरेंट एनपीओ एनजीओ मेंशन है, उनमें से किसी को आपने पैसे दिए तो उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट की फिर रेशो क्या होगी वो नीचे आप अमाउंट ऑफ person tax credit law under subsection 1 for the tax year shall be computed in accordance with the following formula, namely A over B। A होगा टैक्स जो कैलकुलेट हुआ है, B होगी टैक्सेबल इनकम, आगे डोनेशन या जो अमाउंट इधर से होगी वो लगाएंगे तो दूसरी अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे वो होगी। A इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंग एनी टैक्स अंडर। तो A मीन्स ये है आपका जो है टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, जो टैक्स आपने वर्किंग की अभी हमने देखी थी, उसको डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम से, वो भी उधर रिटर्न में हमने देख ली कंप्यूट हुई थी। अब उसको इन तीनों में से लोअर लेके वो अमाउंट मल्टीप्लाई करनी है, जो अमाउंट आएगी वो उससे आपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है। अब लोअर कौन सी है, इज द लेसर ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट पर्सन डोनेशन टू सबसेक्शन 1 इन द ईयर इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहली फिगर जो है वो जितनी आपने डोनेशन दी है, कैश दी है तो कैश अमाउंट, कोई प्रॉपर्टी दी है तो उसकी फेयर वैल्यू इन काइंड है, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसकी इन काइंड वैल्यू। दूसरी क्या है, वेयर पर्सन आगे फिर क्लासीफाई इंडिविजुअल एओपी 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, तो इंडिविजुअल एओपी है तो 30% टैक्सेबल इनकम का देख लेंगे, कंपनी है तो 20% ऑफ द इनकम देख लेंगे। तो इन दोनों में से जो कंपनी की सिचुएशन 20% और उसको कंपैरिजन कर लेंगे, उसमें 30% उसको कर लेंगे, जो अमाउंट आपकी लोअर होगी उसको आगे रख लेंगे, A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई वो C हो जाएगी। उसके बाद आगे प्रोविजन भी है, वेयर सम इज पेड एनी प्रॉपर्टी इज गिवन टू एसोसिएट ऑफ ए डोनर। तो अगर आपका कोई एसोसिएट है, आपकी पार्टनर है या और है, आपका डायरेक्टर है उसी का, तो एसोसिएट में यही परसेंटेज जो कम कर दी गई है, तो एओपी में 15% 30 की बजाय 15 हो जाएगी, और कंपनी में आपका 20 था तो 10 हो जाएगा। इस तरह फॉर द पर्पज ऑफ ए ऑफ कंपोनेंट सी ऑफ फार्मूला इन सब से ज़्यादा फेयर मार्केट में प्रॉपर्टी का उससे डिटरमिन हो जाएगी। कैश अमाउंट पेड बाई पर्सन एज डोनेशन शैल बी टेकन इन टू अकाउंट अंडर द कंपनी ओनली इफ इट वाज पेड थ्रू क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन बैंक। तो आपने ये ज़कात ये डोनेशन दी है तो क्रॉस चेक होना ज़रूरी है, अगर क्रॉस चेक नहीं है तो फिर आपको एडमिसिबल नहीं होगी। उसके बाद बोर्ड में रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ ग्रांट ऑफ अप्रूवल, 236 का बोर्ड के पास पावर है कि किस तरह ग्रांट देनी। क्लियर जी? तो ये आपका ये पहली इस तरह आप कैलकुलेट करके टैक्स क्रेडिट में आप क्लेम कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, एन एलिजिबल पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन डी ऑफ ड्राइविंग इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड, नीचे आ जाए, जल्दी कर लेते हैं।
under salary or had other income shall be entitled to a tax credit for the tax year in respect of any contribution or premium paid in the year by the person in the approved pension fund under the voluntary pension system rules। उसे आपने वहाँ कंट्रीब्यूशन दी है, जो अमाउंट है उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये भी उसी तरह है, तो टैक्स क्रेडिट के लिए A ओवर B मल्टीप्लाई C, तो C में से लेसर अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्रेडिट करके वही आप ले लेंगे अगले में। चलें, ऑलमोस्ट वही फार्मूला हर में। आगे बेटा, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो एज अलाउंस भी मिलेगी ना? हाँ, कंट्रीब्यूशन जो अप्रूव्ड फंड की है वो एज अलाउंस टैक्सेबल से माइनस भी होगी। टैक्स में क्या होगा? नहीं, वो सिर्फ अलाउंसेज आपके, वो तो मेडिकल अलाउंसेज होते हैं। ये तो कंट्रीब्यूशन आपने कोई म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, वहाँ कंट्रीब्यूशन की, उसका क्रेडिट मिलेगा। वो एम्प्लॉयर ले लेगा। हाँ जी, एम्प्लॉयर जो दिए, तो आपने, आप एज ए पर्सन कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस फंड में, तो आपकी सैलरी में से जो टैक्स बनेगा उसमें से टैक्स में से आपको क्रेडिट मिल जाएगा। वो अमाउंट का जो आपने कंट्रीब्यूट की है उसकी भी रेशो, उसकी टैक्सेबल इनकम और वो जो है उसी के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक। टैक्स क्रेडिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो इसमें अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो उसको इंसेंटिव दिया गया। वेयर ए टैक्स पेयर बीइंग कंपनी फॉर्म एस्टैब्लिश ऑपरेटिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप न्यू मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन 1 डे ऑफ जुलाई 2015 30 डे ऑफ 19 बोथ डे, ये वैसे ख़त्म हो गया। इट शैल गिव ए टैक्स क्रेडिट फॉर ए पीरियड 10 ईयर। ठीक है, तो टैक्स क्रेडिट फॉर द ईयर शैल बी इक्वल टू 2% ऑफ द टैक्स फॉर एवरी 50 एम्प्लाई, तो 2% मिलेगा 50 के मुताबिक। 50 एम्प्लाई का 2%, 100 है तो 4, इस तरह। ठीक है, उसमें से आपका विद द एम्प्लाई ओल्ड एज इंस्टीट्यूशन इतना 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 एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10%, ये 10% तक मैक्सिमम जा सकता है। तो आप जो भी टैक्स है उसमें से आप क्रेडिट ले सकते हैं। टैक्स क्रेडिट शैल बी एडमिसिबल वेयर कंपनी, ये बाकी कंडीशन है। ठीक है, एम्प्लाई बेस पे आगे हम इसको डिस्कस नहीं करते। उस टैक्स क्रेडिट फॉर द पॉइंट ऑफ सेल मशीन, तो अगर आपने इंटीग्रेटेड है उसके साथ रिकॉग्नाइज सेल है उसके मुताबिक, तो मशीनों पे आपको क्रेडिट दिया गया। ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट विद बोर्ड कंप्यूटर फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग सेल और रिसीट शैल बी इंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ पॉइंट। नीचे आ जाए, the amount of tax credit allowed under selection for a tax year point of view machine is installed, integrated and configured with the board computer system shall be lesser। इन दोनों में से जो लॉयर अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ मशीन आर ₹150 पर मशीन। तो इनमें से जो जितनी मशीनें मल्टीप्लाई 150 रुपये है वो कैलकुलेट कर लें, जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो जो लोअर है वो आपकी। फॉर द दिस सेक्शन द टर्म पॉइंट ऑफ सेल मीन्स द मशीन मेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग सेल ट्रांजेक्शन फॉर गुड इधर इन कैश और थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट मशीन और ऑनलाइन पेमेंट इन इंटरेस्ट। क्लियर जी, तो उसकी आपको क्रेडिट टैक्स क्रेडिट। मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू वेयर ए पर्सन टाइटल टू टैक्स क्रेडिट दिस पर मेंबर ऑफ AOP, तो द फॉलोइंग शैल बी कंपोनेंट ए फार्मूला इतना, ये AOP वगैरह के उसी तरह जो आगे हम 88 में भी पढ़ लेंगे। इसमें एंड में क्रेडिट आवर नॉट एबल टू क्रेडिट सबसेक्शन 1 ऑफ दिस फॉर द ईयर शैल नॉट बी रिफंडेड। वो कैरी फॉरवर्ड और सारों का ही कह दिया है कि वो ये जितने हैं ना कैरी फॉरवर्ड और फंड बैकवर्ड नहीं होंगे अनलेस की कहीं। वेयर पर्सन सबसेक्शन अप्लाई द नंबर ऑफ एसोसिएट पर्सन टू विच अप्लाई द अमाउंट ऑफ एनी एक्सेस क्रेडिट अंडर फॉर द ईयर मे बी क्लेम एक्ट बाय द एसोसिएशन। यहाँ एक्सेस होगा तो AOP में वहाँ जा सकता है। सबसेक्शन 1 अप्लाई ओनली वेयर नंबर ऑफ एसोसिएशन राइटिंग में अगर वो दे देंगे तो फिर होगा। आखिरी इंपॉर्टेंट है वेयर पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टैक्स अंडर सेक्शन 60B 60D और 60E प्रोविजन ऑफ क्लास D ऑफ सेक्शन 169 एंड क्लास D ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। तो 169 में ये है कि आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि फाइनल डिस्चार्ज है आपका, तो कोई क्रेडिट आपने इलेक्ट्रिसिटी ये वो दूसरे हैं तो ले नहीं सकते। यहाँ उसको उन्होंने ख़त्म किया है, जहाँ ये क्रेडिट है तो फिर आप वहाँ वो आपको अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा 113D जो है कि कंसीलमेंट ये वो, यहाँ क्रेडिट वालों में इसकी वजह से वो नहीं हो सकते। अगर ये वाले जो इन्वेस्टमेंट 100% क्रेडिट हैं या BMR वाले हैं या एक्सपेंशन वाले हैं, इन सिचुएशन में
ये 4 पे वो अप्लीकेबल नहीं होगा। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है अगर आप प्लांट मशीनरी में करते हैं, जिसको BMR कहते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। एग्जिस्टिंग आपका यूनिट है, उसमें नई मशीन लगा दी आपने, तो एक्सपेंशन, उससे कैपेसिटी या एफिशिएंसी वो बढ़ गई है, तो उस सिचुएशन में उन्होंने टैक्स क्रेडिट दिए हुए कि 10% या 20% जो भी उस अमाउंट का या आगे फॉरवर्ड करना है। इसमें कैरी फॉरवर्ड वो वाले भी जहाँ हैं वहाँ चल जाएंगे। क्लियर जी, आगे हैं। इसी तरह पहले 65D था, जिसका भी हम उसमें 100% क्रेडिट था। अगर आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी है और स्प्लिटिंग वो ना हो तो उसी टैक्स ये पहले की अगर आपकी बनी हो तो इस पर एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन आप प्लांट में ऑलरेडी इंस्टॉल या हाँ ये है वो D खत्म हो गया। वो जो नई कंपनी आप बनाते हैं, ये पहले वाली पुरानी में एक्सपेंशन है, ठीक है, उसमें नया यूनिट लगा लें या उसकी प्लांट एंड मशीनरी कर लें, ये वाला है। तो ये है वो वाला 65D जो था कि नई इंडस्ट्री आप सेटअप करें, कंपनी बनाएं। ये आपने कहाँ से खोला सर? ये इमरान खान दौर में जो आया था बाद में, ये है पुरानी डिफरेंट, हाँ वही नहीं लेटेस्ट ये है वो 65D खत्म है, 65D नहीं आया लास्ट पे आई थी वो डेट 3 महीने के लिए। हाँ उसमें ख़त्म किया था, उनका इंसेंटिव रहेगा। वो 65D शी बेट है ना, ये देखो ठीक है। ये जो है ये एक्सपेंशन वाले अभी है ना, एग्जिस्टिंग में एक्सपेंशन करते हैं तो उसका 20, 30 या 10% जो भी क्रेडिट है ना, एक्सपेंशन और नया लगा देना या न्यू प्रोजेक्ट ही उसके अंदर लगा देना, तो इसके इंसेंटिव कुछ है, वो डेटे हैं ना, उन डेटों में है तो हाँ ठीक। आगे चलने इसमें क्रेडिट 100% क्रेडिट या 10%, 20% नए प्रोजेक्ट का, पुराने के दोनों के अकाउंट अलहदा मेंटेन करने, लाभ किया है तो उसकी रेशो कैलकुलेट करना उसके मुताबिक है, ठीक है। वो क्रेडिट पुरानी है। टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन, ये 65D ये वाले, इसमें पहले वो आपका IT भी था, अब स्टार्टअप और ये माइनर कोल प्रोजेक्ट है। Following personal income shall be allowed tax credit equal to the 100% of the tax payable under any provisions including minimum हो, alternative हो, final tax हो या to the upon fulfillment subject to the following। इनको 100% क्रेडिट मिलेगा। क्या क्या है? पर्सन एंगेज इन कोल माइनिंग इन सिंध सप्लाइंग कोल एक्सक्लूसिवली फॉर पावर प्रोजेक्ट। दूसरा है स्टार्टअप defined in section 62A of section 1 for the tax in which setup is certified by the Pakistan Software Export and next following 2 tax years, and the tax period under section shall be available to subject to the following condition where applicable: return has been filed, withholding has been filed, उसी तरह सेल टैक्स रजिस्टर। वहाँ से ये वो IT वाला निकाल दिया गया था, IT वाले को उधर डाल दिया गया, पहले वो भी था, ठीक है। टैक्स फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग where certain eligible investment as special eligible taxpayer shall be allowed tax credit on the for 25% of eligible amount against payable under provision of the included minimum tax excess investment carry forward to the subject to they carry forward to not exceeding 2 years। नीचे स्पेसिफाइड इंडस्ट्री है, ये ग्रीन इंडस्ट्री और वो जो आई थी वो, ठीक है। इसमें बाकी ऊपर है बेटा, ऊपर ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री डिफाइन सेक्शन है, उसके बाद शिपिंग ये उसी का पार्ट है, आगे नीचे है। ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप बाय 30 जून 2023 एंगेज मैन्युफैक्चर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट डेडिकेट मल्टीपल यूज जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इंडस्ट्री इनकी थी, इनके लिए क्रेडिट है, ठीक है। अब आ जाए 88 पे। अगर इंडिविजुअल पार्टनर है तो उस सिचुएशन में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, अदर इनकम भी है वो भी है, तो वो ऐड हो जाएगा। ऐड हो के प्रोपोर्शनेट जितना उसका आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्रॉम द AOP पे टैक्स, उसका क्रेडिट निकल आएगा। फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी पे इतना बनता है तो उस पर कितना बनता है उतना क्रेडिट मिल जाएगा। बेसिकली वो A B C उसी तरह का, ठीक। आगे अब आ जाए आगे जी 113 में आ जाए। 13 2 में 2 या 3 ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो नीचे है, एक मिनट ऊपर, ये C 2 का C है, किसका C? 2 का C। तो मिनिमम टैक्स जो हम पे करते हैं
तो इसकी कैरी फॉरवर्ड का क्या निज़ाम है, क्या प्रोसीजर है, कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं और क्या लिमिट है, कितने पीरियड तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये वाला सब सेक्शन सी जो है, सब क्लास C2 की जो है 113 की, तो इसमें है बेसिकली ये है कि जो हम एक सिचुएशन ये है कि नॉर्मल टैक्स है ड्यूरिंग द ईयर और वो जो भी रेट है आपका मिनिमम उससे कम है, तो जो एक्सेस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले सालों में एडजस्ट करेंगे और अगले सालों में 2 या 3 जो भी पीरियड है उसमें आपने एडजस्टमेंट करनी है। और एडजस्टमेंट में टैक्स लाइबिलिटी का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन आपने इसको जो नॉर्मल टैक्स है उसके अंडर एडजस्ट कर सकते हैं, अगले मिनिमम के नहीं। ये नहीं कि आप कहें ये टैक्स लाइबिलिटी है तो मिनिमम कहेंगे ऐसे एडजस्ट कर, मिनिमम को मिनिमम, वो नहीं, जो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी अंडर द फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक रेट निकलता है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर जी। ज़ीरो, अगर पहले साल आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो है, मिनिमम टैक्स आपका सारा लग गया, तो सारा का सारा अगले साल आप इसको ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट किसके अगेंस्ट होगी, जो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी। और नॉर्मल इटसेल्फ ही काम है तो एडजस्टमेंट नहीं होगी, फिर आपने मिनिमम एक्सेस वाला देना है, फिर वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो वो इस तरह आगे, जब अल्टीमेट ये है कि जब मिनिमम से जो नॉर्मल एक्सेस होगी उसके अंदर एडजस्ट हो। ठीक है, तो इसको अब हम पढ़ लेते हैं। Where tax paid under subsection 1 exceed the actual tax payable under part 1 class 1 division 1 division of first due। ये फर्स्ट ड्यूल की बात कर रहा है, जो एक इस सेक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें मिनिमम है, इसमें टर्नओवर का जो 2.5 या 2 या 3 साढ़े जो है वो है, और जो बात कर रहा है पार्ट 1 वो नॉर्मल टैक्स है अंडर द फर्स्ट ड्यू, AOP लगता है, इंडिविजुअल पे या कंपनी में लगता है, जो वो टैक्स नॉर्मल टैक्स है, ये वाला मिनिमम टैक्स है। अब जितना मिनिमम एक्सेस होगा ओवर द एक्चुअल टैक्स नॉर्मल टैक्स, तो वो कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है जी, कैरी फॉरवर्ड कौन सा करना है, जितना आपका मिनिमम ओवर द नॉर्मल टैक्स है। वो नॉर्मल टैक्स ज़ीरो भी हो सकता है तो सारा मिनिमम कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर नॉर्मल टैक्स कुछ है तो जितना नॉर्मल टैक्स से मिनिमम एक्सेस है वो कैरी फॉरवर्ड करना। क्लियर, वो कैरी फॉरवर्ड करना है। द एक्सेस अमाउंट, एक्सेस की बात ये है, एक्सेस मिनिमम ओवर द नॉर्मल, नॉर्मल अंडर द नॉर्मल लॉ, नॉर्मल फर्स्ट रूल के मुताबिक जो कंप्यूटेशन है उसके मुताबिक वो आपने कैरी, एक्सेस अमाउंट ऑफ द टैक्स शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन द टैक्स लायबिलिटी अंडर द अफोरसेड पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट। अफोरसेड पार्ट क्या है, नॉर्मल टैक्स। वो अफोरसेड पार्ट क्या है, पार्ट 1 डिवीजन 1 फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल का जो टैक्स आएगा उसकी लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटअप आपने करना है। क्लियर जी। तो सेटअप सब्सिक्वेंट ईयर अफोरसेड पार्ट प्रोवाइडेड दैट इफ द टैक्स पेड अंडर द सबसेक्शन 1 ड्यू टू द फैक्ट नो टैक्स इज पेएबल बाय द ईयर, द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड अंडर सबसेक्शन शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन द मैनर स्टेटेड अबव। अगर ज़ीरो टैक्स है आपका नॉर्मल, तो सारा मिनिमम आप ट्रांसफर कर देंगे और अगले साल एडजस्टमेंट उसी तरह ही जो नॉर्मल आएगा उसके अगेंस्ट होगी। सर ये प्रोवाइजो आने से पहले, इससे पहले अगली भी सुन लेना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट अंडर दिस क्लास शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी फॉर 3 टैक्स ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर फॉर विच अमाउंट वाज फर्स्ट पेड। जिसमें आपको मिनिमम लगा है उससे 3 साल आगे जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नॉर्मल लायबिलिटी जो होगी उसके अगेंस्ट आप सेटअप करते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन भी थी, मेरा ख्याल वो इसमें नहीं है, ये शायद पुराना है, 22 वाला नहीं। एक्सप्लेनेशन यही है कि जो रेफरेंस दिया गया है वो पार्ट फर्स्ट शेड्यूल का ही है। उसके लिए आया, हाँ, कन्फ्यूजन दूर की, पहले वो कन्फ्यूजन थी, उन्होंने कहा नहीं जी हम अगली लायबिलिटी में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा ये भी ख़त्म हो गया, तो 1 मिनट है ना, ख़त्म कर लें। इसके बाद पार्ट 3 में आ जाए, सेकंड शेड्यूल पार्ट 3। हाँ चल क्वेश्चन कर। सवाल में ये है कि जो ये प्रोवाइजो है कि ये अगर आपका कोई भी टैक्स पेएबल नहीं है तब भी अगले सालों में ये पेएबल जो नॉर्मल इनकम के पेएबल के अगेंस्ट एडजस्टेबल है। एक पहले सवाल उठा कि मेरा किसी साल में ला था ये प्रोवाइजो आने से पहले, तो डिपार्टमेंट का ख्याल ये है कि जब आपका लॉस है और आपका पेएबल कोई नहीं था उस साल में 2 रुपये या 2000 रुपये, लास्ट तो देखें, लास्ट तो किसी सिचुएशन में हो सकता है ना,
वो नॉर्मल टैक्स लॉस है, एग्जाम्पशन है, अलाउंसेस है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, किसी वजह से भी आप कहते हैं नो पेबल है। अच्छा, वो उनका कहते हैं अगर आपका नो पेएबल है तो फिर मिनिमम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये प्रोवाइजर होने से क्या? पहले की बात कर रहा हूँ। क्या है क्या? फिर वो कहते हैं कि फिर मिनिमम जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये जो प्रोवाइजो है ना, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जो प्रोवाइजो आ गया इसने तो क्लैरिफाई। हाँ, इसने तो Clear कर दिया ना। देखिए पहले में ये था कि एक्सेस कैरी फॉरवर्ड है, जी तो जीरो से एक्सेस तो नहीं होता, कुछ पेएबल होगा तो एक्सेस आएगा ना, जी। ये वर्डिंग थी ना जी। कि पहले कुछ नॉर्मल पेएबल हो फिर और मिनिमम उससे ज़्यादा हो तो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। जी, जी। तो अगर है ही नहीं है तो सारा एक्सेस नहीं समझा जाएगा ना, पहले ये था, इसलिए उन्होंने प्रोविजो डाल दी। उस सूरत में क्या उस पर क्या अभी तक लीगल जूरिस्प्रूडेंस पे क्या डेवलप हुई है कि वो पार्ट डिपार्टमेंट की ठीक है या नहीं, वो एक टेक्निकल है, ठीक है? जब फिर अदरवाइज तो देखे सारा ही एक्सेस है, जी सारा एक जीरो एक्सेस है, नहीं है अगर कोई भी टैक्स तो सारा ही एक्सेस है। जी जी अगर 1 रुपया भी है, जी। जब आप मेरिट पे देख लें, जी। अगर 1 रुपया हो तो अगर आपके 10 रुपये मिनिमम लगता है तो आपका आधा रुपया है तो कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ? 9.5 रुपए। अगर जीरो है तो फिर भी तो 10 के 10 है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जस्ट लिखने की वजह जी। हाइपर टेक्निकल, ठीक है, जो अगर 10 है तो 10 ही कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ये तो नहीं कि 9.5 तो हो सकता है, तो अगर जीरो है तो फिर 1 भी नहीं हो सकता। मैं कहना कि ये प्रोवाइजो आने के बाद वाले साइलों पे तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं, वो टेक्निकल देखे ना, अगर आपका 1 रुपया आपने टैक्स दिया है जी। फिर तो आपका 9.5 कैरी फॉरवर्ड है, अगर आपका जीरो है तो 1 रुपया भी नहीं कैरी फॉरवर्ड, ये गलत है ना, ये गलत है ठीक वो लॉजिकल नहीं बनता ना। केस ला इस पे आए हो ठीक है, नहीं ये पहले पुराना ही चला रहा है, कोई नहीं ऐसा, बल्कि पहले ग्रॉस लॉस पे भी था, मिनिमम टैक्स बहुत पुराना चला आ रहा है। पहले मिनिमम टैक्स जो था ना वो मिनिमम टैक्स डिफरेंट 80D था और फाइनल डिस्चार्ज वाले थी। अलाई काटन में उन्होंने इसको चैलेंज हुआ, वो फुल कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। उसने कहा जी अगर कोई ड्यू टू डेप्रिसिएशन या लॉसेस की वजह नहीं देता तो स्टेट क्योंकि उसको बहुत सी फैसिलिटी देती है तो हर बंदे की ड्यूटी है कुछ ना कुछ तो दे, चलो नहीं भी टैक्स लाइबिलिटी बनती ड्यू टू डेप्रिसिएशन लॉसेज या अदरवाइज बिजनेस लॉसेज या किसी वजह से भी तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे दे। सुन रहे ना, सुन उन्होंने कहा चलो आधा % 1% जस्टिफाई है देना चाहिए। इंडिया में भी थ्योरी ऑफ टैक्स ये वो इंडिया पाकिस्तान किस किस मुल्क की डिस्कस की। उसके बाद नया ऑर्डिनेंस आया तो नया उसमें ये भी एक क्वेश्चन आया कि ये जो टैक्स देना है जब उसकी इनकम ही नहीं है, ये तो टैक्स ऑन कैपिटल है, इक्विटी है, आपकी पैसे लगाए टैक्स उधर है ही नहीं इनकम, तो आप में क्या पैसे लगाने में से टैक्स देना है? इक्विटी ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, या आपने पैसे लगाए हैं बिजनेस में, आपके पैसे ही ज़ाया हो गए तो आपके जो ज़ाया हो गए वो तो अलहदा है, लेकिन अपने जो लगाए हैं उसमें से टैक्स दें आप, तो ये इनकम पे तो टैक्स ना हुआ, ये तो आपके कैपिटल पे टैक्स हुआ ना। तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो फिर इम्प्रूवमेंट हुई, नया ऑर्डिनेंस आ गया। नए ऑर्डिनेंस में उन्होंने 2008 या 9 में ये ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने कहा यार ये होना ही नहीं चाहिए, मिनिमम वाला कंसेप्ट ही गलत है। तो साल को नुकसान हुआ, अगले साल फिर ले आए ला के, तो फिर इसमें पहले था कि इसको कुछ रैशनलाइज किया। रैशनलाइज कैसे किया? वो इस तरह किया कि जिसका ग्रॉस लॉस हो विदाउट डेप्रिसिएशन तो उस पर नहीं लगेगा। क्या डेप्रिसिएशन की वजह से लॉसेस हो जाते हैं ना, उनके डेप्रिसिएशन को इग्नोर करें, उसके बगैर वो उसको अफेक्ट ना दें। बिजनेस का डायरेक्ट लॉस, बिजनेस का डायरेक्ट लॉस है, अगर ग्रॉस ही लॉस है, जितनी आपने परचेज की या सेल की या उसी में से लॉस हो रहा है। चीज़ आपने खरीदी 100 रुपये पर टन तो बिकी आपकी 80 रुपये पर टन, तो आपको तो नुकसान हो गया ना ग्रॉस में ही, दूसरे एक्सपेंस को तो छोड़ें, अब आपको तो नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा जहाँ ग्रॉस लॉस है वहाँ मिनिमम नहीं लगेगा, ठीक है। वो भी फिर लिटिगेशन में चलता रहा, तो फिर उसको भी ख़त्म कर दिया। उसको ख़त्म करके फिर उन्होंने कहा चलो पैसे इसको समझ लें एडवांस है तो अगले सालों में एडजस्टमेंट दे देते हैं, जब ज़्यादा अगले सालों में बेनिफिट दे देंगे ना, तो वो फिर ये वाली एडजस्टमेंट लगाते हैं। ये सारी थ्योरी है इसकी, ठीक है। तो दरमियान में कोई 113 पे इख्तिलाफ नहीं था, बात तो यही है कि जब मेरा लॉस सर मैंने 113 पे की है तो मैं उस सारे अब एडजस्टमेंट दे, जब एडजस्टमेंट तो इसीलिए दी है ना कि जब उसका लॉस था, कैपिटल में से लिया हुआ है तो देना चाहिए ना। तो जब उसका प्रॉफिट आ रहा है अगले सालों में तो उसमें एडजस्टमेंट दे दें 3 साल में। वो
क्लियर हो गई कि नहीं? के बाद हिस्ट्री को देखें और उसको देखें तो उसके मुताबिक लॉजिकली यही है कि वो ज़ीरो टैक्स हो तब भी, तो अगर 1 रुपया हो तो 9 रुपये, तब भी 5 रुपये हो तो 5 रुपये, 6 रुपये हो तो 4 रुपये, वो कैरी फॉरवर्ड करके वो 2 या 3 साल हैं, उसमें आपको एडजस्टमेंट देनी चाहिए नॉर्मल के। 100C आ गई। हाँ 100C तो कर लिया हमने। अब कौन सा सेक्शन हो? 100C वाला तो इसी का जो जितनी NPO NGO हैं उनको भी सारे बेनिफिट जो है 100% टैक्स क्रेडिट है। अगर 100C हम भूल के अंदर से कर ले, छोड़ के अंदर से हम सीधे 113 पे आ गए। अच्छा चलो 100C देख, 80 के बाद 113 पे आ गए ना। 100C एक देख लें। उसके बाद सर 2 छोटे सवाल। नहीं एंड पे एक देखना है, अभी उसके 6-7 कला देते हैं, वो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लें। ये 100C आप जो ट्रस्ट हो, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो या NPO हो, तो उसके जितनी इनकम्स होंगी सब्जेक्ट टू द कंडीशन वहाँ फुलफिल्ड है तो आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जितनी टैक्स लाइबिलिटी होगी वो मिनिमम हो, फाइनल हो, कॉर्पोरेट अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट हो या नॉर्मल हो, सारा का सारा क्रेडिट मिल जाएगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो उसमें आपने फुलफिल करते हैं। आगे चले बेटा। एंड पार्ट 3 ऑफ 2nd शेड्यूल, उसमें आपका बहबूद वाला है। जी। तो नॉर्मल टैक्स है वहाँ 5% है आजकल, तो मैक्सिमम उस पर 5% टैक्स। अगर आपने टैक्स लगाया आपका 10 बन गया है तो उसमें तो 5 लगना चाहिए था, तो 5 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जितना आपका एक्सेस टैक्स है उसके 5 मैक्सिमम लगना है तो एक्सेस वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और भी पार्ट 3 देख लें जल्दी। रिड्यूस लाइबिलिटी है क्योंकि वो इंटरेक्टली वो भी टैक्स क्रेडिट बनता है, उसने लाइबिलिटी रिड्यूस करनी, वहाँ जितनी भी क्लासेज हैं उसकी। पार्ट 3 है। ये तो आप 6 शेड्यूल में चले गए। ये तो 6 शेड्यूल का पार्ट 3 है। हाँ। 2nd शेड्यूल का पार्ट 3। 5-6 क्लासेज हैं, रिड्यूस लाइबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग कर रही है, उसमें बहबूद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कंप्यूटेशन में आता है। आप टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्सेबल इनकम में देखें कितनी लाइबिलिटी बनती है और देखिए वो 5% से अबव है, जितना अबव है उतने % आप टैक्स क्रेडिट दे लेंगे। ये रिड्यूस रेट है। सर मीनल मैं सवाल कर लूँ। जी जी। जिस बंदे को टैक्स क्रेडिट हासिल है 100% टैक्स क्रेडिट 65F का या उसको 100C का, तो जो 4C के अंदर उसकी टैक्स लायबिलिटी है क्या उसका भी उसको 100% टैक्स क्रेडिट हासिल है या 4C कोई अलग से टैक्स अलग से लेवी है या वो कोई डिफरेंट चीज़ है? ऐसे 7E का भी क्या उसको टैक्स क्रेडिट हासिल है या वो अलग से टैक्स अलग से लेवी है और उसका वो होना चाहिए? और इसमें डेफिनेशन ऑफ टैक्स पहले देख लेते हैं। ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 4 में जो भी टैक्स है वो सारे चार्जेबल है। तो 100C में लिखा हुआ है कि ऑल सॉर्ट ऑफ टैक्स से क्रेडिट है। हाँ जी, वो सारों में क्रेडिट है। इसलिए मुझे एक नोटिस आया था तो मैंने NPO का जवाब लिखा था उसकी टैक्स की डेफिनेशन से। उसने कहा टैक्स 4 में जो भी चार्जेबल है 4A B C D एंड तक वो सारे टैक्स हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है ऑल टाइम जितने भी हैं उनसे क्रेडिट है तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा, उसका मिलना। हाँ ठीक है। ये थर्ड है इनकम रिड्यूस लायबिलिटी टू द सब्जेक्ट टैक्स पेबल बाय फुल टाइम टीचर। ये तो कोई पुराना आपने उठा दिया, नीचे आ जाए। 6 से इसकी क्लास है पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ ये बहबूद वाला 5% तक। ठीक है, इस तरह बाकी 2 चार्ज हो गई हैं। ठीक है, तो अब टैक्स की डेफिनेशन दे लेते हैं आपका क्वेश्चन।
सेक्शन 2 में टैक्स की डेफिनेशन। ST जो स्टार्ट है अभी ये अब आएगा टैक्स। टैक्स मीन एनी टैक्स अपोज अंडर चैप्टर 2 एंड इंक्लूड एनी पेनल्टी फी अदर चार्ज आर सम अमाउंट लेवी एंड पेबल अंडर। तो चैप्टर 2 वो है, उसमें सारे आते हैं। उसमें सारे जो हमारे हेड ऑफ हाँ, तो अब एकदम उसी में 4C है, वो है, उसी में उसी में 4C फोर्स है, चैप्टर पूरे में जो भी है उसको कहते हैं टैक्स। जी। तो आगे टैक्स की एग्जाम्पशन है, ठीक है, क्लियर। जी ठीक है। उसमें आगे 100 से क्रेडिट है सारे टैक्स का, ऑल सॉर्ट ऑफ क्रेडिट टैक्स, उसमें मिनिमम भी है, फाइनल भी है, हर किस्म का। किसी का कोई सवाल जी टैक्स क्रेडिट्स के ऊपर? थैंक यू वेरी मच। चैप्टर 2 ठीक। मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम दोस्तों का। तो आज टैक्स क्रेडिट्स के हवाले से हमने सीरा असल गुफ्तगू की, सर से रहनुमाई ली। इंशाल्लाह अगले जुमेरात को नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिटर्न के अंदर और जो अहम चीज़ें उनके हवाले से आपके पास फिर हाजिर शुरू हो गए। एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।